भारतवासियों ने 2000 करोड़ रुपए गवा दिए। 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ 4 महीने में, वो भी केवल डिजिटल अरेस्ट में। डिजिटली आप किसी को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, कानून बताता ही नहीं। लेकिन लोग क्योंकि डर जाते हैं तो जितने पैसे हैं हम सारे कुर्बान कर देते हैं। कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी आपको आपके फोन पर वीडियो कॉल नहीं करेगा। डीप फेक एक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आज विकसित हो गई है कि आप नेकेड आई से देखकर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सही है या ये डीप फेक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 2 रूट अपना ले और बैंकों के प्रति सख्ती अख्तियार कर ले तो मुझे लगता है 70 से 75% ऑफ द टोटल ऑनलाइन फ्रॉड्स जो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम से रूट होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। साइबर क्राइम उस वक्त खत्म हो जाता है जब आप अपने वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं। वीटो पावर क्या होती है? वेलकम डॉक्टर पवन दुग्गल। लास्ट एपिसोड में हमने बहुत सारी डिस्कशंस करी इंटरनेशनल लॉज पे भी, स्कैम्स पे भी, और लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। अब उनके क्वेश्चंस के बेसिस पे भी, और हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स चला दी, इतना अवेयरनेस कर रही है, फिर भी लोगों को पता नहीं है कि कितने स्कैम्स हो रहे हैं एंड दे स्टिल फॉल प्रे टू इट। तो उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आपसे टिप्स मांगेंगे। और जैसे पुराने ज़माने में होता था कि लोग कॉनमैन होते थे, वो किसी को फ्रॉड करते थे तो पैसे लेके चले जाते थे, प्रोडक्ट नहीं देते थे या कोई नकली प्रोडक्ट दे जाते थे। लेकिन आजकल तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इतने एडवांस हो गए हैं वो कि हमारे से ज़्यादा एडवांस वो रहते हैं, पुलिस से आगे रहते हैं आजकल साइबर क्रिमिनल्स। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि 10 साल पहले वो बात होती थी कि पुलिस अधिकारियों से लगभग 5 कदम आगे चला करते थे ये साइबर क्रिमिनल्स। लेकिन आज 2025 में मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि कम से कम 50 कदम आगे चल रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट के। ऐसा नहीं है कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन ऑफिसर्स हैं। लेकिन जब मैं पूरे राष्ट्र की लेवल की बात करता हूँ, कंट्री की, तब मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो ऑफिसर्स टोटल हैं एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन वो कम है और उन्हें ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है और उन्हें लेटेस्ट टूल्स के साथ इक्विप करने की ज़रूरत है सो दैट एटलीस्ट वो जब इन्वेस्टिगेशन करें तो फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन हो, लोगों को अल्टीमेट रेमेडी मिल सके। भाई जब कोई बंदा साइबर क्राइम का शिकार बनता है जी, तो उसके 2 इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 कि अगर पैसा गया है तो पैसा कहीं ना कहीं वापस आ जाए, मेरा और पैसा मुझे वापस मिल जाए। पैसा वापस मिले, बात की बात देखेंगे। और दूसरा कि अगर जिसने किया है उसको सजा जरूर होनी चाहिए। तो पैसे वापस आना तो एक अलग चीज़ है, रिकवरी वाला यहाँ पर हम लोग बहुत कामयाब अभी नहीं हो पाए हैं। कुछ सिस्टम्स हैं लेकिन वो कुछ चल रहे हैं, लेकिन अधिकांश तौर पर बैंक्स अक्सर आपको घुमाते हैं, पैसे नहीं देते। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा करना है, फिर चार्जशीट प्रस्तुत करनी है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर अदालत में गवाह लेके आने हैं, उनकी जिरा करनी है, फिर फाइनली आपको सज़ा की दिशा में जाना है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा और चुनौतियाँ आती हैं। बट बाय एंड लार्ज अगर हम इंडिया में ये फोकस बना लें कि हम जो विक्टिम के पैसे गए हैं वो पैसे उसको वापस दिला दें तो काफ़ी हद तक लोगों की जो डिससेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इफेक्टिव रेमेडी भी है वो आप यूजर्स को दे पाएंगे। हाँ, अगर उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, एटलीस्ट मेरा लॉस नहीं हुआ। करेक्ट। और अधिकांश लोग कहते हैं मुझे नहीं पता जिसने किया है वो जेल जाए ना जाए, मेरे को कोई लेने देना नहीं, मेरा लेना देना है कि मेरे को मेरे पैसे वापस मिल जाए, मेरा लॉस रिकवर हो गया। करेक्ट करेक्ट। वो अभी फिलहाल वहां पर हम थोड़े कमजोर है। वहां पर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सख्त हो जाए बैंक्स के ऊपर तो मुझे लगता है कि करीबन 70 से 75% जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो कम हो सकता है। उसका रीजन ये है कि देखिए अल्टीमेटली जब मेरे अकाउंट से पैसा जाता है जी, तो वो किसी और बैंक के अकाउंट में पैसा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बैंकिंग सिस्टम है जी, बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करते हैं बैंक्स। उन बैंक्स का सुपरवाइजर रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सख्ती अपनाएगा और विवश करेगा इन बैंक्स को कि साहब ऐसा है, ये पैसे जो गए हैं ये आप दीजिए, अगर बैंकों को ये पता लग जाए कि ये पैसे मुझे देने लग जाएंगे, पड़ जाएंगे, तो अधिकांश तौर पर वो ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि इस तरह की बोगस ट्रांजैक्शंस होना, रोग अकाउंट्स होना। तो दैट विल बी वन बिग इशू। अनदर इशू इज कि क्या हम उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी इन्वोक कर सकते हैं? अगर हम बैंक्स को क्रिमिनली लायबल बना दें एज अ को अक्यूज्ड, देखिए जी
बैंक की मिली भगत के बगैर तो काम होता नहीं, कहीं जब ना कहीं तो कुछ मिली भगत होती है। जब एक अकाउंट में पैसा जाता है और उससे वो हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वो हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स, बोगस अकाउंट्स बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं किसी को पता होगा। बिल्कुल पता होगा, बैंक ने बनाया, बैंक के मुलाजिमों ने बनाए, तो जिम्मेवारी तो बैंक की है और उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होनी चाहिए। सेक्शन 79 आईटी एक्ट क्या कहता है कि साहब ऐसा अगर आप बैंक हो, आप नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है ताकि आप जब अपनी ड्यूटीज का निर्वाह करें एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ करें। अगर आप कर लेंगे ड्यूटीज प्रॉपरली, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, तो कानून आपको एक सुरक्षा कवच देगा। कवच ये होगा कि आप पर मुकदमे कुछ भी हो जाएंगे, आप पर शिकायतें कुछ भी होंगे, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप 1 रुपया पैसा निकालिए अपने अकाउंट से, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको जेल भेजा जाए। तो जब ओके। ये सुरक्षा कवच कानून देता है तो ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को फॉलो करना बड़ा जरूरी हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अभी इन ऑनलाइन फ्रॉड्स के संदर्भ में ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स बैंक्स को पूरी तरीके से डिटेल ही नहीं किए गए हैं। ओके। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 2 रूट अपना ले और बैंकों के प्रति सख्ती अख्तियार कर ले, तो मुझे लगता है 70 से 75% ऑफ द टोटल ऑनलाइन फ्रॉड्स जो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम से रूट होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली देखिए, अगर बैंक में रोग खाते, झूठे खाते बन नहीं रहे बने। हैं, जी। तो बैंक ये तो नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बैंक के अधिकर्मियों ने बनाया, किसी बाहर वाले ने तो आके तो बनाया नहीं। तो उसकी जिम्मेवारी भी बैंक को होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी लॉ इसमें थोड़ा कमज़ोर है, हम लोग इफेक्टिवली यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क्स नहीं लेकर आए, इसलिए रीज़न है कि लोगों को इफेक्टिव रेमेडी अभी नहीं मिल पाती। और साइबर क्राइम डेली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि साइबर क्राइम से ज़्यादा बेहतर पैसा देने वाला कोई जॉब आज आपके पास नहीं है। हाँ, लोग पैसे कमाते हैं शेयर्स में, लेकिन पैसे गंवाते भी तो हैं शेयर्स में। लेकिन साइबर क्राइम में पैसे गंवाते नहीं हैं। साइबर क्राइम में तो आप मछुआरे हैं, आपने जाल फेंकना है, जाल में जो फंस जाए वो आपकी मछली, आपकी कैच हो जाती है। हाँ, आपका एक ही डाउन साइड है, अगर आप पकड़े गए तब आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन आज साइबर क्रिमिनल्स पकड़ने की तैयारी थोड़ा ना करते हैं, वो तो तैयारी करते हैं कि हम ना पकड़े जाएं। वो नए-नए प्रकार के टूल्स अपनाते हैं ताकि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। वो इंश्योर कर पाते हैं कि उनकी आइडेंटिटी छुप जाए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, डार्कनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो जी। विद द रिजल्ट आज साइबर क्रिमिनल्स को एक फीलिंग आ गई है कि साहब हमें कोई छू नहीं सकता, और कहीं ना कहीं एक हताशपन या एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आ गई है लॉ इन्फोर्समेंट में कि भाई हम कितनी भी कोशिश कर लें, अधिकांश केसेस में हम डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर या तो इंडिया के बाहर है, या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो हम उसको साबित नहीं कर पाते, अगर साबित कर पाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं कोर्ट में हम सस्टेन नहीं कर पाते। तो बाय एंड लार्ज लॉ इन्फोर्समेंट के सामने चुनौतियां हैं, उन्हें प्रॉपरली जितनी टूल्स मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाते, जितना उनको ओरिएंटेशन मिलनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती। बट बाय एंड लार्ज मुझे लगता है धीरे धीरे उन्हें ज़्यादा सशक्त करना पड़ेगा। अब ये तो कह नहीं सकते कि चलिए हम हथियार फेंक देते हैं, साइबर क्रिमिनल्स आओ हमें कॉन्कर करो, हमारे को नुकसान पहुंचाओ, चले जाओ, ऐसा तो होना नहीं वाला। तो हमने लगातार कोशिश करनी है कि अपने जो पुलिस अधिकर्मी हैं उनको हम ज़्यादा सशक्त कर सकें। एंड अल्टीमेटली आई वांट जो यूज़र है आप उसको डिसअपॉइंट ना करें। ठीक है, उसकी गलती थी, बेचारे को नहीं पता था, गलती हो गई। गलती का ये मतलब थोड़ा ना कि आपने पैसे भी ले लिए और आपको पैसे मिलेंगे भी नहीं, और आप धक्के खाएंगे और आपको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, और आपकी समाज में जो छवि है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाएगी। और मेंटल ट्रॉमा और जो एंग्जाइटी है वो तो बात छोड़ ही दीजिए, उसका जो असर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। लोगों के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, लोग खुदकुशी कर लेते हैं। लोगों जी। के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट अटैक आ हार्ट गया। अटैक्स आ जाते हैं। सो इन अ सिनेरियो लाइक दिस मुझे लगता है अल्टीमेटली कानून को जो यूजर है उसको इफेक्टिव रेमेडी देनी पड़ेगी। आपके पास कोई और विकल्प है नहीं, आप आंखें मूंद करके रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज भारत ब्लीड कर रहा है, भारतवासी ब्लीड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अकाउंटों से पैसे निकल रहे हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ज़्यादा शातिर हैं और वो हमारे अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, निकाल करके हमें ठेंगा दिखा रहे हैं और मस्ती से अपना आगे साइबर क्राइम करते जा रहे हैं। मुझे लगता है भारत को अपना साइबर क्राइम का कन्विक्शन रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा हम विवश कर पाएंगे बैंकों को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि वो लॉ इन्फोर्समेंट के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करें, सही इन्फॉर्मेशन दें,
तो मुझे लगता है हम लोग अपने कन्विक्शन रेट को साइबर क्राइम मैटर्स में भी बेहतर करा सकते हैं। बट ये ना चूहे बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा। क्यों? हमें समझना है क्योंकि कोविड-19 के बाद हम एक नए दौर पे ऑलरेडी आ चुके हैं। ये नया युग है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर का। ये युग है जहां पर गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुकी है। और ये गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम कल परसों नहीं खत्म होने वाली। ये गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम कई दशकों तक चलने वाली है। और अब तो ये गोल्डन एज और ज्यादा बेटर गोल्डन होने वाली है। क्यों? क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स अब अपने मामलों को, अपने मेथड्स को चमका रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से, और वो ज्यादा शातिर होते जाएंगे, ज्यादा इफेक्टिव होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कानून को जंप करना पड़ेगा एक ढाल के तौर पे, ताकि जो नॉर्मल उपभोक्ता है उसको ये कानून प्रोटेक्ट कर सके, उसे इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करें। जैसे आपने कहा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इतनी एडवांस नहीं है या फिर उनको इतनी नॉलेज नहीं है या उनके पास बेटर टूल्स नहीं है, बट साइबर क्रिमिनल्स के पास इमीडिएटली सबसे एडवांस टूल्स अवेलेबल है और वो लोगों को फंसाते जा रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, अपने धंधे में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उन्हें लेटेस्ट टूल्स में इन्वेस्ट करना है तो उन्हें लगता है बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है। क्यों? रिटर्न बहुत ज़्यादा है। भाई जब आपने पूरे मछली का जाल फेंक दिया तो ऐसा तो नहीं कि कोई मछली नहीं फंसेगी, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। आपने जो फंस मछली गया को एक कहानी सुनानी है, जिसने सुन ली वो फंस गया बस और उससे पैसे निकाल पैसे लेने हैं। निकल गए। आपको अल्टीमेटली पैसे से मतलब है। तो ये साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उन्होंने समझ लिया है कोविड-19 के बाद कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला कोई अच्छा जॉब है तो साइबर क्राइम जॉब है। और पोस्ट कोविड-19 एक और समस्या आई है, जी, वो ये कि कॉटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साइबर क्राइम हो गया भारतवर्ष में। हर जगह पर भारतवर्ष फैल में गए। कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर फैलता जा रहा है, मशरूम करता जा रहा है साइबर क्राइम। जी, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में, ग्रामीण इलाकों में, हर जगह ये फैल चुका है। और ब्यूटी ये है कि अपनी जो ऑपरेशंस हैं वो एरिया के अनुसार कस्टमाइज करते हैं कि ओके। गांव में बात कर रहे हैं, गांव में टारगेट कर रहे हैं तो गांव की भाषा से बात करेंगे, जी, गांव की टोपोग्राफी को मद्देनजर रखते बात करेंगे। शहर में बात कर रहे हैं तो उनका थॉट प्रोसेस अलग होगा। अगर वो आपको केवल टारगेट कर रहे हैं, प्रोफाइल कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के लिए, तब वो आपकी प्रोफाइल पढ़ने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी राह चलते आदमी को डिजिटल अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं कोई है, फायदा नहीं है। क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। उनके पास प्रॉपर डेटा है आपका। पूरा डेटा है, वो डेटा खरीदते हैं पब्लिक डोमेन से, वो डेटा खरीदते हैं पब्लिक डोमेन से, वो खरीदते हैं ग्रे मार्केट से, और उसके बाद उसका मिसयूज करते हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में आज की तारीख में कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून मौजूद नहीं है। फॉर्चुनेटली अब एक नया कानून संसद ने पारित कर दिया है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। लेकिन ओके, जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ अभी भी ये कानून लागू नहीं हुआ है। अच्छा जी, ये कानून हम लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप डिजिटल यूजर हैं और आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है तो ये पर्सनल डेटा है आपका। तो वो पर्सनल डेटा कोई और बंदा आपके कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक आपको वो नोटिस नहीं दे और जब तक आप अपनी स्वीकृति, अपनी कॉन्सेंट ना प्रदान करें। और अगर कोई बंदा इस कानून को पालन नहीं करता तो वो आग से खेलेगा। क्यों? क्योंकि उनके बरखिलाफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अनप्रेसिडेंटेड फाइन्स लगाए जा सकते हैं। कितने फाइन? ओके, 250 करोड़ रुपए फॉर वन कॉन्ट्रवेंशन ऑलराइट। 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी। का फाइन फॉर वन कॉन्ट्रवेंशन। और फाइन कंप्लेनेंट को नहीं जाने वाला, फाइन जाएगा सरकार को। ओके, फाइन जाएगा सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को। तो ऑलराइट, इसलिए एक नए प्रकार की एक डिटरेंस करने का प्रयास किया है इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में। बट बाय एंड लार्ज साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं हम बुलंद हैं, हमारे हौसले और बुलंद हैं, तो इसलिए हम हवाओं में झूलेंगे, उड़ेंगे, आप हमें पकड़ सको तो पकड़ लो। चलो आज पब्लिक को अवेयर करने के लिए थोड़े से साइबर क्राइम्स डिस्कस करते हैं, जी सो दैट दे बिकम अवेयर अबाउट इट जी एंड उनको ये पता हो कि अगर उनके साथ कोई क्राइम होने वाला है तो वो थोड़े से अलर्ट रहें। जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आजकल इतने सारे लोगों के साथ क्राइम हो रहा है, तो अलग अलग क्राइम्स आप जो लेकर आए हैं और आपके जो श्रोता बताएं, बिल्कुल डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं, खुद सब मिल के एनालाइज करते हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या करना चाहिए था और आगे हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है इसमें सबसे बड़ा हथियार ही अलर्ट रहने का है। अगर आप अलर्ट हैं और आपने वो साइबर क्राइम पूरा नहीं होने दिया, दैट मीन्स आपने अपना लॉस बचा लिया है। साइबर क्राइम का एकमात्र हथियार ही अवेयरनेस है, जी, एम्पावरमेंट है। अगर आप अवेयर हो गए
तो आप कहीं ना कहीं ब्लॉक कर जाएंगे। साइबर क्राइम में सबसे एक खास बात होती है, साइबर क्राइम उस वक्त खत्म हो जाता है जब आप अपने वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं। वीटो पावर क्या होती है? अगर आप अपने फोन को डिस्कनेक्ट करते हैं, अगर आप इंटरनेट से उड़ जाते हैं, अगर आप अपनी कनेक्शन तोड़ देते हैं, तो द मोमेंट आपको थोड़ा सा डर आभास नजर आए कि साहब कुछ गड़बड़ हो रही है, तुरंत डिस्कनेक्ट करो। फोन का रेड बटन दबा दीजिए। बिल्कुल, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, रेड बटन दबा दीजिए। कोई शिष्टाचार में जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सेल्फिश रखिए। क्यों? आप सेल्फिश रह गए और अपने आप को डिस्कनेक्ट आपने कर दिया नेटवर्क से, तो संभावित तौर पर आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर हो रहा है इस टाइम, डिजिटल अरेस्ट। जी, इसमें आपको एक कॉल आती है जिसको कि वीडियो कॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और एक पुलिस ऑफिसर या एक्साइज ऑफिसर आपसे कहता है कि आपके नाम पे कुछ इलीगल सब्सटेंसेस मिले हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेन करेंगे और इसके प्रिकॉशंस बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली क्या ना, कोविड-19 के बाद हम लोगों की जिंदगी अब इरिवर्सिबली बदल गई है। कोविड-19 की दो इंपॉर्टेंट देने हैं हम जी, सबको। एक है डर और दूसरा है पैनिक। फियर एंड पैनिक। फियर और पैनिक हम सबकी जिंदगी में आ गया है। हम लोग जल्दी डर जाते हैं, जी, जल्दी पैनिक हो जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स ने इसको समझ लिया है। तो साइबर क्रिमिनल्स ने इसी फियर को, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो डिजिटल अरेस्ट एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जहां पर फियर और पैनिक को एज अ वेपन इस्तेमाल करते हैं। नाउ, ऐसा नहीं है कि आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना नहीं, लेकिन जब आपके साथ होता है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। और उसका ओके, रीजन ये है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने कहीं ना कहीं कभी जिंदगी में कर रखी है। तो जब कोई आप पुलिस अधिकर्मी की यूनिफॉर्म में बंदा देखते हैं, तो आप खुद को खुद डर लगने लग जाता है। शायद इन्हें मेरी वो सीक्रेट तो नहीं पता लग गई, क्या इन्हें मेरे वो इलीगल काम के बारे में तो नहीं पता लगा। तो आप ऑटोमेटिकली डिफेंस मोड पर आ जाते हो। जैसे ही वीडियो कॉल पे पुलिस वाला दिखता है आप फियर में आ जाते हैं। आप एक सर्वाइवल मोड में आ जाते हो ओके, कि भैया मेरे को अब इसमें से बाहर निकलना है। कैसे निकलें? पैसे देके किसी तरीके से बाहर निकलो। मैं बाहर निकल गया तो जिंदा रह जाऊंगा और मैं और कांड कर लूंगा, लेकिन बाहर नहीं निकला तो मैं जेल में जाके सड़ूंगा। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये लोगों को फदर फदर फंसा देती है। और वो उसी को एनकैश कर रहे हैं। पूरी तरीके से इनकैश कर रहे हैं। उनको लगता है कि बॉस, डिजिटल अरेस्ट का इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और देखिए कितने शातिर हैं ये साइबर क्रिमिनल्स। ये ना भारतवर्ष में 1 जुलाई 2024 के बाद ये डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2024 को भारत ने 3 नए क्रिमिनल लॉज को इंप्लीमेंट किया। जी, जो इंडियन पीनल कोड होती थी, भारतीय दंड संहिता, जी, उसको रिप्लेस करते अब भारतीय न्याय संहिता आ गई। जी, साथ ही साथ जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको रिप्लेस करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया। और ओके, साथ ही साथ जो सीआरपीसी थी, उसको भी रिप्लेस करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम आ गया। तो अब लॉ बदल गया। आम आदमी को तो नहीं पता कि लॉ में क्या है, लेकिन मोटा मोटी पता है कि लॉ लॉ आ गया। बदले हैं, ये पता है, ये पता है, न्यूज़ सबने पढ़ी है। न्यूज सबने पढ़ी है। तो अब साइबर क्रिमिनल्स ने इतना बढ़िया नैरेटिव शुरू किया कि बॉस, अब नया लॉ आ गया है। नया लॉ आप अलाउ करता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है। अब लोग तो पढ़ते रहते हैं कि साहब आजकल अदालतों की जो हेयरिंग होती है वीडियो वो कॉन्फ्रेंस वीडियो से होती कॉन्फ्रेंस है, पे है। तो सब कुछ हो रहा है। तो लोग इस थॉट प्रोसेस को बिलीव करने लग जाते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज कुछ कानून में है ही नहीं। एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि अरेस्ट जो होता है वो एक फिजिकल फिनोमिनन है कि आप कहीं जाएंगे, पुलिस वाले कहीं जाएंगे, किसी बंदे को गिरफ्तार करेंगे, घर से करें, दफ्तर से करें, पब्लिक प्लेस से करें। डिजिटली आप किसी को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, कानून बताता ही नहीं। लेकिन लोग क्योंकि डर जाते हैं, तो इसलिए वो हमारा सर्वाइवल मोड आ जाता है कि चलो जी, अब हम तो फंस गए, चलो पैसे दो, बाहर निकलो। तो जितने पैसे हैं हम सारे कुर्बान कर देते हैं। हमको लगता है आहा, चलो मैं पैसे दे के बाहर निकल आया, मैं दोबारा कमा लूंगा। भूल जाते हैं कि वो पैसे किसी पुलिस अधिकर्मी को नहीं दे रहे हैं, वो साइबर क्रिमिनल को दे रहे हैं। अच्छा, एक बेसिक सेंस मुझे अक्सर समझ नहीं आती कि भाई, कोई भी पुलिस अधिकर्मी आपसे ऑनलाइन पैसे क्यों मांगेगा? क्योंकि वो अपना एविडेंस अपने बरखलाफ छोड़ता जा रहा है। सही कर रहे हैं आप। सपोजिंग आप उसको दूसरी साइड से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपके पास तो डिजिटल एविडेंस आ गया। क्या उसको नहीं पता कि अगर उसके बरखलाफ डिजिटल एविडेंस आएगा तो उसकी नौकरी जा सकती है, सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकती है। बट बट वो लोग तो सोचते फेक नहीं। है। लोगों को लगता है कि ओहो,
चुपचाप, मैं निकल जाऊं इस प्रॉब्लम से, बस। बस 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 दैट्स ऑल। तो लोग चुप हो जाते हैं। तो जब लोग इस डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते हैं तो अक्सर बोलते भी नहीं, जी, सही कह शर्म रहे हैं आप। आती है। बड़े बड़े कर्नल्स, मेजर जनरल्स जिन्होंने इतनी कमांडमेंट्स कर रखी हैं वो भी शिकार हो जाते हैं। बिजनेसमैन जो नॉर्मली दमड़ी देने के लिए घबराता है वो करोड़ रुपए दे देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भैया मेरी जान बच जाए। इसमें सुना है लोगों ने बहुत पैसे दिए हैं, सबसे ज्यादा शायद इसी से कमा रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स। देखिए, आपको एक सर्वे बताता हूँ। एक सर्वे हाल ही में आया है। सर्वे बताता है कि पिछले 4 महीनों में ही भारतवासियों ने 2000 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ 4 महीने में, वो भी केवल डिजिटल अरेस्ट में। बाकी सारे तो जब भूल जाइए, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड तो भूल ही जाइए। बहुत क्रिएटिव हो गए हैं साइबर क्रिमिनल्स, मतलब वो ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि आप उनको मान भी लेते हैं और अपने पैसे भी दे देते हैं। लोग दे देते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट आया जिसको उसके बरखिलाफ कोई केस चल रहा था, क्रिमिनल केस चल रहा है। उसके यहाँ डिजिटल अरेस्ट में उसको फ़ोन आया, उसने फ़ोन देखा, पुलिस अधिकारी वाला यूनिफॉर्म वाला बंदा है। वो कहता है आपके बरखिलाफ ये क्रिमिनल केस चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये स्टेज है। तो वो कन्विंस हो गया कि बात तो सही कर रहा है। तो अब वो कहते हैं कि अब हम आपके बरखिलाफ 6 केस और दर्ज करने वाले हैं। ओके। तो अगर आप 6 केस नहीं चाहते कि आपके बरखिलाफ दर्ज हों तो आप हमें कन्वीनियंस पैसे दीजिए। जी। अब हम तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, हम तो पैसे नहीं ले सकते, तो हम आपको दूसरे अकाउंट देंगे, आप उस अकाउंट में पैसे दीजिए। और उन्होंने पैसे करोड़ों में मांगे और हमारे क्लाइंट ने करोड़ों में दिए, ये सोचते हुए कि चलिए मैं शांति बाय कर रहा हूँ, पीस बाय कर रहा हूँ। लिटिल डिड ही रियलाइज कि भैया मैं साइबर क्राइम का एक और शिकार होता जा रहा हूँ और वो पैसे एक बार गए तो कभी वापस नहीं आने वाले। मतलब अगर कहा जाए कि बॉलीवुड जो है हमारा दुनिया का स्टोरी टेलर है, तो साइबर क्रिमिनल्स को अगर स्टोरी टेलर माना जाए और फिल्म फेयर की तरह अवार्ड दिए जाएं, तो डिजिटल अरेस्ट अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है। एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में डिजिटल अरेस्ट जो है बिल्कुल एक्टर ऑफ द सीजन माना जाएगा। बट जैसे जैसे अब लोग अवेयर हो जाएंगे, इसकी थोड़ी बहुत शीन कम हो जाएगी, लेकिन ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी है उसे गिरफ्तारी के जो टेक्निकल पहलू हैं उसके बारे में नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं कि साहब, और कुछ होना हो, आप लोगों को डिजिटली अवेयर करिए। क्यों? ताकि एटलीस्ट उन्हें एक बार ये पता लगेगा कि डिजिटल अरेस्ट हो ही नहीं सकता, तो वो अपना वीटो बटन दबाएंगे, फ़ोन डिस्कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट से ऑफ हो जाएंगे। एक और प्रॉब्लम है, हम लोगों में ना एक फोमो आ गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओहो, पुलिस वाले ने कॉल कर दिया, कुछ मिस आउट ना हो जाए, चलिए बात करते हैं। अरे भाई, पुलिस वाला आपको क्यों कॉल करेगा? आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, आपको पुलिस वाला क्यों कॉल करेगा? अगर उसने आपको अरेस्ट करना है, आएगा, आपको अरेस्ट करेगा, सर्च वारंट के साथ, अरेस्ट वारंट के साथ अपना काम करेगा। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है लोग, जब वो वक्त आता है ना, तो वक्त सब काम करा देता है, बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है, हम बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट चंद मिनट चलता है, डिजिटल अरेस्ट किसी केसेस में कई कई दिन, कई कई हफ्ते भी चलता है। ओके। वो डिपेंड करता है वो प्रोफाइलिंग के ऊपर कि आप किस तरह के बंदे हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, आपको उसके अकॉर्डिंगली साइबर क्रिमिनल्स डिटरमिन करते हैं कि कितना लंबा डिजिटल अरेस्ट करना है। जब तक आपके पूरे पैसे निचोड़ ना लिए जाएं, तब तक वो डिजिटल अरेस्ट को बरकरार रखते हैं। मतलब हमें इतना अवेयर रहना है कि अगर कोई भी ऐसी कॉल आती है जिसमें कोई भी ऑफिशियल, चाहे वो पुलिस से हो, एक्साइज से हो, कहीं से भी, हमें उनका कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है। फिर हमें जाकर पुलिस स्टेशन जाकर पता करना चाहिए ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी आपको आपके फोन पर वीडियो कॉल नहीं करेगा। ये बेसिक जो प्रिंसिपल है हमको समझना चाहिए। क्यों? जब वो आपको वीडियो कॉल करेगा तो अपनी गर्दन आपके हाथ में दे देगा। क्योंकि अगर आपने वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली और वीडियो कॉल में उसने घूस मांगी, पैसे मांगे, रिश्वत मांगी, तो वो उसके तो पत्ता कट जाएगा, उसके तो तुरंत सस्पेंशन और टर्मिनेशन होगी। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी नौकरी आपके लिए तो गंवाना नहीं चाहेगा। तो लोग ये बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। और साइबर क्रिमिनल्स को पता है कि ठीक है भाई, हमने काठ की हांडी आज जहाँ चलानी है चढ़ गई, चलो उसको आपने अबैंडन किया, कल दूसरी जगह दूसरी काठ की हांडी चढ़ा दी। तो वो तो लगातार टोपी बनाने की जिद में होते हैं कि आज तुम्हें टोपी बना रहे हैं, कल किसी और को, कल किसी और को। लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ना डिजिटल अरेस्ट एग्जिस्ट करता है, ना ही कानून उसे कोई मान्यता प्रदान करता है। चाहे आप भारत का
भारतीय न्याय संहिता देख लीजिए, चाहे आप भारत का कानून इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट देख लीजिए, चाहे ऑल प्रिवेलिंग लॉज देख लीजिए, डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज तो है ही नहीं। मतलब ये तो वही वाला केस हो गया कि हमारे क्लाइंट थे, मेटावर्स एक नया इंटरनेट आ रहा है जिसमें जी। आप अवतार के माध्यम से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उन्होंने अपना एक फीमेल अवतार मेटावर्स पर डाल रखा था। एक दिन उसी मेटावर्स पर कोई मेल अवतार आया और उसने इस फीमेल अवतार की डिजिटल रेप कर दिया। ओके। तो क्लाइंट हमारे पास आया, कहते साहब ऐसा है, आप प्लीज डिजिटल रेप का मुकदमा दाखिल करिए। हमने उसे समझाया कि साहब कानून कहता है कि रेप एक फिजिकल फिनोमिनन है, जब दो लोग फिजिकली कर पाते हैं, ह्यूमन बींग्स पे हो सकता ह्यूमन है। बींग्स पर। डिजिटल रेप नाम की चीज है नहीं। लेकिन क्लाइंट बहुत इंसिस्टेंट थे, तो फिर हमें कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की दिशा में जाना पड़ा। तो ठीक इसी प्रकार से अरेस्ट जो है फिजिकल एक्टिविटी है, जो फिजिकल वर्ल्ड में फेस टू फेस होती है। फोन पर भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अरेस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये लोगों को समझना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट साइबर क्राइम पे, जो अब होता है डीप फेक, जी। यानी कि किसी और का इमेज बनाकर या वीडियो बनाकर और दूसरे बंदे से पैसे निकाल लेना। इसका कोई इंटरेस्टिंग केस आया हो आपके पास, और इसका क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें? आजकल जरूरी नहीं है कि आप रश्मिका मंदाना हो, कटरीना कैफ हो या आलिया भट्ट हो, तभी आपका डीप फेक बनेगा। जी, किसी का भी बन जाता आज है। किसी का भी डीप फेक बन सकता है, और आज फ्री टूल्स उपलब्ध हैं एआई जिसके इतना माध्यम से, एडवांस्ड हो गया है और फ्री टूल्स दे रहा है। जी। जी, जिसके थ्रू आप किसी का डीप फेक बना सकते हैं। तो अब कुछ दिन पहले मेरे पास ये केस आया जहां पर ओल्ड दिल्ली में एक ट्रेडिंग जोन है, वहां पर एक पार्टनरशिप है, दो पार्टनर्स साथ काम करते हैं। जी। एक पार्टनर दुकान पे था, दूसरा बाहर पे था। पार्टनर के व्हाट्सएप पर दूसरे पार्टनर का वीडियो आया जी। कि साहब ऐसा है, ये कुछ अर्जेंटली हम लोगों ने पैसा, ये कुछ कंसाइनमेंट लिया है, तो ये 5 लाख रुपए इस पार्टी के नाम पे अकाउंट में ट्रांसफर दाखिल कर कर दीजिए। दो। उसने वीडियो देखा, मेरा पार्टनर बोल रहा है, चलो उसने 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। शाम को जब दोनों की मुलाकात हुई तो उसने कहा कि चलो आपने सुबह बोला था 5 लाख, मैंने 5 लाख ट्रांसफर कर दिए। जी। वहां पर उस पार्टनर ने कहा कि भाई मैंने तो कभी बोला नहीं आपको। फिर उन्होंने वापस जब वीडियो ध्यान से देखा तो वो तो डीप फेक वीडियो था। ओके। तो जब डीप फेक वीडियो अब ट्रेडर्स का बनने लग गया है, तो अब डीप फेक वीडियो पति पत्नी का भी बनेगा, जी। माँ बाप का भी बनेगा, भाई बहन का भी बनेगा, दोस्त का भी बनेगा, सहेली का भी बनेगा। तो इसलिए अब वो दौर आ गया है कि अब हमें, जब तक हम सेटिस्फाई ना हो जाए, तब तक केवल वीडियो देखते हुए कुछ काम नहीं करना है। आज वो दौर आ गया है कि वीडियो पर रिलाई ना करते हुए बंदे को कॉल करो, उससे पूछो, अगर वो आपको हाँ बोले या ना बोले तब आगे बढ़ो, वरना ना बढ़ो। वरना डीप फेक एक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आज विकसित हो गई है कि आप नेकेड आई से देखकर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सही है या ये डीप फेक है। इसका सबसे बड़ा प्रिवेंशन यह है कि कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ना की जाए। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि द मोमेंट कोई भी बंदा आपको बोलता है पेमेंट कर दीजिए, या कोई बंदा बोलता है ये लिंक पर क्लिक कर दीजिए, या हमें बताता है कि साहब आज रात को 9 बजे मेरी बिजली बंद हो जाएगी, इसलिए आप ये नंबर, इस लिंक पर क्लिक करिए या पेमेंट करिए, ये तमाम सारे स्कैम से दूर हट जाइए। अव्वल ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स पे करनी है, जो शुरू होते हैं HTTPS के साथ। जी। नॉर्मल HTTP वाले प्लेटफॉर्म्स अनसिक्योर होते हैं, और आप ना वहां ट्रांजैक्शन करें तो अच्छा है, बिकॉज वहां पर ट्रांजैक्शन अनसिक्योर है और आपका डेटा मिसयूज होगा। दूसरी बात, ट्रांजैक्शन करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे करना है, ऑफिशियल लुकिंग वेबसाइट्स पे नहीं करना। पता लगा कि साहब मेरे पास तो इस बैंक का खाता है, ये वेबसाइट ठीक ऐसे तो लग रही है, वही रंग बिरंगा लग रहा है, तो कलर कॉम्बिनेशन से आप मत विचलित हो जाइए। आप प्लीज URL देखिए, क्या URL ओरिजिनल वेबसाइट है जहां पर आप जाना चाहते हैं, क्या वो सिक्योर वेबसाइट है। नेक्स्ट साइबर क्राइम ये था फिशिंग। अच्छा, जो आपने बोला कि वेबसाइट वैसी बना दी जाती है और लोगों को बोला जाता है कि यहाँ पर पेमेंट कर दी जाए और उनसे पेमेंट ले ली जाती है। जी। इसमें क्या हमारे विक्टिम जो है उनके पास कोई राइट्स होते हैं या नहीं होते? जब आप फिशिंग के विक्टिम बनते हैं, जी। ऐसा नहीं है आपके पास कोई राइट नहीं है, ये बात गलत है। सबसे पहला राइट है कि आपने शोर मचाना है। अधिकांश लोग शोर नहीं मचाते। ओके। दूसरा, आपने इसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि डिस्टिंक्टिव साइबर क्राइम है, धारा 66 और धारा 43 IT एक्ट में। क्यों?
क्योंकि जब फिशिंग हुई तब आपकी इजाजत के बगैर कोई बंदा आपके अकाउंट में घुसा, पैसे निकाले और पैसे चंपत हो गए। तो ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में आता है, सेक्शन 66 आईटी एक्ट। क्योंकि ये काम अक्सर डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली किया जाता है, ये सारे पैरामीटर्स ऑफेंस के कवर हो जाते हैं। इसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। साथ ही Okay. साथ इसको रीड करते हैं हम सेक्शन 43 आई के साथ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये फिशिंग का काम करता है तो कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है उसकी वैल्यू या यूटिलिटी को नेगेटिवली डिमिनिश करता है या अफेक्ट करता है इंजूरियसली बाय एनी मीन्स, और ये तमाम सारी गतिविधियां आपकी इजाजत या नॉलेज के बगैर करता है, जी। तो वो एक दंडनीय अपराध हो जाता है। साथ ही साथ चीटिंग तो बनती ही है। जब आपने मुझसे एक फिशिंग लिंक भेजा और मुझे विवश कर दिया, मैं क्लिक करूंगा और आपने मेरा खाता खाली कर दिया, तो चीटिंग तो बनती है, ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता में। साथ ही साथ जब फिशिंग लिंक आपने मुझे भेजा तो वो झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, आपको पता था ये झूठा है, लेकिन आप जानबूझ के मुझे झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेज रहे हैं ताकि मुझे चीट किया जा सके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी फॉर द पर्पसेस ऑफ चीटिंग के दायरे में भी आता है। इसमें भी 7 साल की सजा है, जुर्माने का प्रावधान है। तो कई सारे ऑफेंसेस हैं। इसलिए अगली बार जब आप फिशिंग का शिकार बने तो चुप ना बैठें, शोर मचाएं, रिपोर्ट करें, 1930 पर रिपोर्ट करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और फिर अपनी कंप्लेंट की पैरवी करें। ऐसा नहीं कि कंप्लेंट कर दी और भाई बस भूल गए उसको। नो, आपको कॉन्स्टेंटली प्रोसिक्यूट करना है, फॉलो करना है कि सर क्या हुआ, मुझे बताइए क्या हुआ। अगर आपका कॉन्स्टेंट फॉलो अप रहेगा तो पुलिस कुछ काम आगे बढ़ेगी, करेगी, वरना तो आप भी ठंडे तो वो भी ठंडी वाली एक्सरसाइज हो सकती है। नेक्स्ट साइबर क्राइम डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया इम्पर्सनेशन। जैसे फेसबुक पे आपकी आईडी हैक करके और आपके सारे कॉन्टैक्ट से वो लोग पैसे डिमांड कर लेते हैं या कुछ ट्रांसफर करने के लिए बोल देते हैं। इस केस में आपके पास कोई केस आया हो या इसमें क्या करना चाहिए? आजकल सोशल मीडिया हमारी लाइफलाइन बन चुकी है जी। और हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर जो देखते हैं उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। हम जीते ही उसमें है शायद। अलग ही दुनिया में जीते हैं ना, हम अलग एनवायरनमेंट में जीते हैं। सुबह उठते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया चाहिए। उठने के पहले अगर जब हम उठ भी रहे होते हैं तो हमारा अंतर मन कह रहा होता है उठो भैया, फोन में कुछ चीजें देखो, मैसेज आया देखो, मेल आई है देखो। रात को सोने से पहले भगवान का नाम बाद में लेंगे, फोन पहले देखेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हमारे को एडिक्शन हो चुकी है सोशल मीडिया के। तो जब एडिक्शन हो जाती है तो अक्सर आपकी जो एबिलिटी होती है बैलेंस्ड तरीके से डिसीजन लेने की, वो खत्म हो जाती है। तो जब आप इतनी बार ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और फिर किसी का वीडियो आ गया, मैसेज आ गया कि वो फंस गया है, किसी अनजान शहर में फंस गया है जी। और उसके पैसे सबको लुप्त हो गए हैं और 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, तो आप बिना सोचे समझे दे देते हैं। जी। अक्सर आप जेब भर रहे हैं साइबर क्रिमिनल की, क्योंकि दोस्त कभी भी आपसे 5,000 रुपये नहीं मांगेगा। जिसने मांगने होंगे फोन करके मांग लेगा, मैसेज नहीं भेजेगा, वो भी फेसबुक से मैसेज बिल्कुल नहीं भेजेगा। ये नई प्रकार की चीजें हैं जिसे सोशल मीडिया इम्पर्सोनेशन बोलते हैं, यानी कि किसी और की आइडेंटिटी को आपने कैप्चर किया और उसके माध्यम से दूसरे बंदे को सोशल मीडिया के द्वारा आपने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, उसे विवश किया कि कुछ एक्टिविटी करिए, पैसे दीजिए। सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो वन न्यू काइंड ऑफ साइबर क्राइम। आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले होता था कि साहब मैं जयपुर गई हूँ, मैं मार्केट में मेरा पर्स चोरी हो गया है, मुझे पैसे भेजो, इसी खाते में भेजो। भाई कभी आपसे पूछा आपने, अगर तुम्हारा पर्स चोरी हो गया तो किस खाते में आप जाके कैसे पैसे निकालोगे, या इसी पेटीएम अकाउंट में भेजो। सो आई थिंक क्लियरली पीपल हैव टू रियलाइज कि आज साइबर क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं आपकी जो अटेंशन स्पैन जहां कम होती है वहां पर आपको टारगेट करते हैं, और एक बार वहां टारगेट हो गया और आप फुल अटेंशन स्पैन में नहीं काम कर रहे होते हैं तो लाजमी सी बात है आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट साइबर क्राइम लेते हैं इंस्टीट्यूशनल स्कैम्स। जी। अभी कॉलेज के एडमिशन, स्कूल के एडमिशन का जब टाइम चल रहा होता है तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे मैसेजेस, ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन्स आते हैं जिसमें आपको बच्चों को एडमिशन की ऑफर दी जाती है और वो फेक होते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? भारत में आज भी मिडिल क्लास लोगों में
भारत में आज भी मिडिल क्लास लोगों में सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना अच्छे है, स्कूल में पढ़ाना है, कितने पैसे लग जाएं कोई कैसे भी दिक्कत की बात एडमिशन नहीं। मिल जाए। माँ बाप कहते हैं हम अपने आप को गिरवी रख देंगे लेकिन अपने बच्चों को सही स्कूल पे पढ़ाएंगे, सही एडमिशन देंगे। तो जब एडमिशन का जो क्रेज है, साइबर क्रिमिनल्स समझ गए हैं कि साहब इस क्रेज के ऊपर खेला जाए तो इफेक्टिव रहेगा। तो आपको अक्सर इंस्टीट्यूशन के नाम पर आपको मेल आती है, मैसेज आता है कि जी एडमिशन आपका हो गया है, लेकिन उसके लिए फलां लिंक क्लिक करिए, मिनिमम इतनी प्रोसेसिंग फीस दीजिए। जब प्रोसेसिंग फीस दे दी, चलिए दूसरा लिंक क्लिक करिए, अब आपको इंटरव्यू फीस देनी है, पर ये देनी है। तो अलग अलग तरीकों से आपसे पैसे ऐंठते हैं। कुछ साल पहले मैंने एक केस किया था, यहाँ पर एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, जी मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो एक बिल्कुल कॉमन नेम है, जी और उसके नाम पर साइबर क्रिमिनल्स ने एक साइबर क्राइम का बहुत बड़ा स्कैम रचा। उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली ऑनलाइन कि साहब ये हमारी ये कंपनी है और हम यहाँ पर करीबन 50 लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, जॉब ऑफर दे रहे हैं, जी जिसमें हम मिनिमम सैलरी जो है 2.25 लाख रुपए देंगे अच्छा पर मंथ, और आपको हम 3 महीने प्रोबेशन रखेंगे, उसके बाद हम आपको परमानेंट दे देंगे। जैसे आप परमानेंट हो जाएंगे उसके 3 महीने बाद हम आपके सैलरी 2.25 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख कर देंगे। ये एक नया साइबर क्राइम हो गया, जॉब ऑफर स्कैम। हाँ जी। तो लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर लोगों से, फिर जिन्होंने अप्लाई किया उनसे बोला गया कि ठीक है जी आपने अप्लाई कर दिया है, प्रोसेसिंग के लिए आपको 5,000 रुपये देने हैं और इस लिंक पर क्लिक करना है। लोगों ने लिंक पर क्लिक किया, लोगों ने पेमेंट कर दी। उसके बाद उन्होंने उसी कंपनी की जिसके अंतर्गत उन्होंने वो किया था, उन्होंने उसी कंपनी के नाम की एक बिल्डिंग थी, वहां पर एक वेन्यू को किराए पे ले लिया ओके और लोगों को बोला कि आप यहाँ पर आइए इंटरव्यू देने के लिए। तो लाजमी सी बात है, वहाँ पर लोग आए, उन्होंने कहा साहब यही वही कंपनी है, ये वही कंपनी की बिल्डिंग है, चलो सब ठीक ठाक है। वहाँ पर आके सेकंड लेयर ऑफ पैसे मांगे गए कि ठीक है आप आ गए हैं, आपकी इंटरव्यू हो गया, अच्छा कुछ हमें इतने पैसे और दीजिए। लोगों ने वो भी दिए और उसके बाद वो सारे पैसे लेके चंपत हो गए। सो बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई मैं तो इस कंपनी के नाम पर जा रहा था, मैं उस कंपनी की बिल्डिंग के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस रूम में भी गया, लेकिन जी। लोगों ने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करी। सो इस तरह के केसेस आजकल बहुत होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर प्रलोभन दिया जाता है इनोसेंट लोगों को कि भाई हमारी कंपनी में आपको नौकरी मिल रही है। अब आप अपने आप से पूछिए कौन सी नौकरी है जो शुरुआत 2.25 लाख रुपए में होती है और जो 6 महीने में 3.5 लाख रुपए हो जाएगी, और वो आपसे पैसे मांग रहे हैं जॉब लेने के। और आपको प्रोसेसिंग फीस मांग रहे हैं। कोई कंपनी आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं मांगती कि भैया आपके इंटरव्यू के लिए मुझे प्रोसेसिंग दो। तो यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं भोलेपन में, मुझे लगता है, इन साइबर क्राइम्स के शिकार हो जाते हैं। आज जो टाइम आ गया है, हमें अपने भोलेपन को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। आज जो समय आ गया है, हमें अपने आप को सेल्फिश बनाना होगा। क्यों? क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ऑलरेडी सेल्फिश हो चुके हैं। जी उनका तो एकमात्र एजेंडा है कि हमें टारगेट करना है, हमारे खातों से, हमारी जेबों से पैसा निकालना है। हमें सेल्फिश होना है कि हम इंश्योर करेंगे कि हम अपनी जेबों से, अपने खातों से एक पैसा भी साइबर क्रिमिनल्स को नहीं ना देंगे। ये अगर अपने मन में हम अपना दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो काफी हद तक हम ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे, अजाइल होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे और कम चांसेस होंगे कि हम साइबर क्राइम के शिकार बन जाएं। एक और साइबर क्राइम चल रहा है, डिग्री स्कैम। ये आपको ऑफर करते हैं कि आपको डिग्री मिल जाएगी विदाउट स्टडिंग फॉर इट। यू हैव टू जस्ट पे द फीस एंड यू विल गेट अ डिग्री आफ्टर अ ईयर और 2 years और व्हाटएवर द ड्यूरेशन ऑफ दैट कोर्स इज। जी, और वो आपका पूरा मंथली बाय मंथली फीस लेते रहते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। इसमें कैसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए? ये इस तरह की स्कैम्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि आज भी भारतवर्ष में मिडिल क्लास लोगों में फोकस होता है कि एजुकेशन करनी है, डिग्री लेनी है। अब बहुत सारे लोग नहीं पढ़ना चाहते, तो अब ये जो नए विकल्प आ गया, लोग कहते हैं अच्छी बात है भाई, मुझसे पैसे ले लो, मुझे डिग्री दे दो। तो सब कुछ ऑथेंटिक नज़र आता है, वेबसाइट भी लगता है ऑथेंटिक ही है। वेबसाइट पे पैसे भी जब मांगे जाते हैं वो भी लगभग सेम ही मांगे जाते हैं जो उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा मांगे जा रहे हैं। लोग पैसे भी दे देते हैं। उनको कहा जाता है कि साहब आपकी सारी अटेंडेंस हम मैनेज करेंगे, अटेंडेंस की कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अपने बंदे जाके बिठवा देंगे, हम सब करा देंगे। लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं और एंड में पता लगता है आपने सारे पैसे दे दिए, डिग्री विग्री तो कुछ मिली नहीं। देखिए, बुनियादी तौर पर लोग भूल जाते हैं कि बिना मेहनत किए हुए तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। सही बात। तो
आपने कुछ काम ही नहीं किया और आपको डिग्री मिल जाए, ये कैसी बात है? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन लोग आजकल शॉर्टकट की दुनिया में हैं। लोगों को नया शॉर्टकट चाहिए। आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मैं आज पैसे दूं, मुझे अभी डिग्री चाहिए। तो जब इस तरह की आपको होड़ है, जल्दी है, तो साइबर क्रिमिनल्स इसी जल्दी का फायदा उठाते हैं, आपकी मानसिकता के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं और आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाते हैं। नेक्स्ट साइबर क्राइम आता है इन्वेस्टमेंट स्कैम। जैसे बहुत फेमस मूवी का डायलॉग है, बाबू भाई 20 दिन में पैसा डबल। बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा या फिर आपका पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाएगा। इन स्कीम्स में बहुत लोग जल्दी फंस जाते हैं। और इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनमें ग्रीड है, लालच है। एक्चुअली कोविड-19 के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि लाइफ का कुछ पता तो है नहीं, और लोगों ने ये भी देखा कि हम और हमारी नौकरियां परमानेंट नहीं होने वाली। तो इसीलिए लोग को जल्दी, तुरंत, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कम से कम समय में कमाने हैं। इसलिए वो लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट स्कैम में फंस जाते हैं। कुछ हफ्ते पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए, बहुत प्रतिष्ठित संस्था के टॉप व्यक्ति हैं ओके। और वेरी एजुकेटेड, सब कुछ बढ़िया। उनके पास कोई मैसेज आया कि साहब कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जी। इन्होंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर उन्हें बताया जा रहा था कि साहब हम एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, जो हम आपको 10 दिन में आपको 20% के हिसाब से पैसे वापस करेंगे। ओके। यानी कि 10 दिन में आपको मैं 100 रुपये दूंगा, तो आप मुझे 120 रुपये वापस करेंगे। तो इनको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस ग्रुप में सब लोग बिल्कुल तारीफों के बोल बांध रहे थे। साहब मैंने पैसे दिए, मुझे मिल गए। सब लोग एक ही बोलबाला कर रहे थे कि साहब बहुत बढ़िया स्कीम है। तो हमारे क्लाइंट ने कहा कि चलो मैं टेस्ट करता हूँ। उन्होंने शुरुआत करी 5,000 रुपये से। जी। 10 दिन बाद उनके पास 6,000 रुपए आ गए। वापस आ गए। जी। कन्विंस हो गए। उन्होंने अगली बार पैसे लगाए 25,000। जी। उसके बाद फिर पैसे आ गए। 30,000 आ गए। फिर जी। उन्होंने पैसे लगाए 1 लाख, फिर पैसे आ गए। फिर लगाए 5 लाख, फिर पैसे आ गए। फिर लगाए 50 लाख। अब नहीं जब आए। 50 लाख लगे उस दिन के बाद से वो नहीं चंपत आए। हो गए, कुछ नहीं आया। क्योंकि उनका फोकस ही होता ना, आपको इनिशियली आपका ट्रस्ट विन करना, आपको छोटा छोटा लालच देना। एक चाइनीज पुराना हिस्ट्री का मॉडल होता था, चाइनीज ओपियम मॉडल। जी। उसे कहा जाता था चीन में ओपियम, गांजा की बहुत पैदावार होती थी, तो उनको नई मार्केट्स की जरूरत होती थी। तो वो अलग अलग नई जगह जाते, छोटी छोटी क्वांटिटीज ऑफ ओपियम या गांजा लोगों को देते मुफ्त में। लोग खाते पीते एंजॉय करते और फिर रियलाइज करते कि आहा, कि अब हमारे को आदत लग गई है, अब हम आपसे खरीदेंगे। साइबर क्रिमिनल्स भी कुछ इसी थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं। छोटे छोटे तरीकों से आपके ट्रस्ट को विन करने की कोशिश करते हैं। एक बार आपका विन ट्रस्ट हो गया, फिर कहानी खत्म। मोटी अमाउंट पर आपको अटैक करेंगे और पैसा लेकर चंपत हो जाएंगे। अल्टीमेटली लोग भी तो कहीं ना कहीं भोले हैं। जी। लोग भूल जाते हैं कि भाई आज की तारीख में फ्री लंच नाम की चीज कुछ है नहीं। आज दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, शायद साइबर क्राइम को छोड़ के, जो आपको इतनी क्विक रिटर्न्स पर इतने ज्यादा पैसे दे सके। सही बात है। तो अब प्रॉब्लम है, हम लोग अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, हम लोग लालची हो जाते हैं, हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल रहा है। अच्छा, एक और गलतफहमी है, हम लोगों को क्यों लगता है कि जो गलत होगा दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। हम अपने आप को इतना फन्ने खां क्यों समझते हैं, मुझे समझ नहीं आता। बट वो हम नहीं समझते, वो समय हमें समझाता है। वो समय आता है और हमको ये दिमाग बुद्धि दे काम देता करना है बंद कर देता है। बिल्कुल कि साहब ऐसा मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो इनविंसिबल हूं। अगर मैं इनविंसिबल हूं तो मेरा साइबर क्रिमिनल क्या उखाड़ेंगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते। जी। भूल जाते हैं कि जहां पर आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में आए, साइबर क्रिमिनल्स हैं, वहीं आपको अटैक करना है और आपके पैसे चुरा कर चंपत हो जाना है। नेक्स्ट साइबर क्राइम आता है क्रिप्टो करेंसी स्कैम। बिटकॉइन के हिट होने के बाद लोग सोचते हैं काश हमने भी खरीदा होता, और उसको रिपेंट करते हैं, और उसके लिए लोग नए नए कॉइन्स, नई नई स्कीम्स ऑफर करते हैं, और लोग बहुत ज्यादा फंस रहे हैं इसमें उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है। ये बात बहुत क्लियर है कि क्रिप्टो ऑलरेडी एक मैच्योर लेवल पर आ चुका है और आने वाले समय में और मैच्योर होगा। लेकिन क्रिप्टो की एक खास बात है, उसमें स्पेकुलेशन बहुत है। जी। आज दाम 100 रुपए है, कल दाम 1000 हो जाएगा, परसों 5000 हो जाएगा, फिर अगले दिन शायद नीचे आके 2500 आ जाए। तो क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों को स्पेकुलेशन नजर नहीं आती। लोगों को लगता है कि इतने सारे पैसे इतनी जल्दी लोग कमा रहे हैं, तो चलो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं।
लेकिन आज इसी क्रिप्टो क्रेज की वजह से लोग नए नए क्रिप्टो, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। जब नोटबंदी नहीं हुई थी उस जमाने से ठीक पहले एक बिटकॉइन लगभग 75,000 रुपए में मिला करता था। जी। फिर एक वो दौर आया कि वो 16-17 लाख रुपए तक पहुंच गई उसकी कीमत। जी। फिर उसके बाद फिर कुछ कम आई, फिर बढ़ गई। तो लोगों को लगा कि साहब अगर उस जमाने में मैं 75,000 रुपये लगा देता तो आज तो मैं बिल्कुल लखपति हो जाता। सही बात कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमें डिसीजंस ऑनलाइन लेने हैं तो इमोशनल होके नहीं लेने, दिमाग से लेने हैं। जब हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं अक्सर हम साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। देखिए, एक बिटकॉइन सक्सीड हुआ है इसका ये मतलब नहीं कि सारे क्रिप्टो करेंसीज ही सक्सीड होंगे। बहुत सारी फेक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जानबूझकर प्रॉप अप की जाती हैं ताकि आपको जाल में फंसाया जा सके। आपको लगे कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, आप अभी इन्वेस्ट कर दीजिए। आप लगातार इन्वेस्ट कर दीजिए, आप करते जाते हैं और फिर पता लगता है कि पैसे भी गायब और क्रिप्टो भी नहीं मिला। और आजकल एक दूसरा ट्रेंड आ गया है जहां पर वो कहते हैं आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए और हम आपको डैशबोर्ड देंगे। ओके। आपके फोन पर डैशबोर्ड नजर आएगा। डैशबोर्ड में आप रोज नजर आएगा, अच्छा जी ये क्रिप्टो की कीमत कल 10 रुपए थी, आज 50 हो गई, पर कल जो है 200 हो रही है। तो आप उसको देखते देखते मनोमन बहुत खुश हो जाओगे। जी। लेकिन रियलिटी में ना तो क्रिप्टो कोई करेंसी Exist करता है, ना वो कोई कभी इंक्रीज कभी हुआ, ना आपने कभी डबल चेक किया कि भैया ये कुछ है या नहीं। आप उसको बेच ही नहीं सकते। ना बेच सकते हो, ना एग्जिट कर सकते हो। आपके पैसे साइबर क्रिमिनल्स लेकर गायब हो जाते हैं। तो कभी भी आपने फाइनेंशियल काम करना हो, कभी भी आपने क्रिप्टो पे कुछ काम करना हो ऑनलाइन, तो डैशबोर्ड को मत देखिए, ग्राउंड को देखिए, मार्केट को देखिए और आपके हाथ में क्या चीज़ है वो देखिए। क्या आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो तुरंत समय पर लिक्विडेट करना आसान है। दूसरी बात, क्या वो कंपनी जिसके साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं नामी ग्रामी है या फिर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है? अगर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है तो आपने नहीं इनके साथ जुड़ना है। और थोड़ी सी लालच को कम कर लीजिए ना। मुझे पता है आज बहुत महंगाई हो गई है, मुझे पता है कि आजकल हम लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई है, नीड्स बहुत हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहा करते थे कि थोड़ा खा लो, रूखी सूखी खा लो, लेकिन सुख के साथ खाओ। सही बात। तो आज अगर हमको इतनी ज़्यादा होड़ हो गई है कि जल्द से जल्द समय पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं खड्डे में तो हम गिरेंगे। चाहे वो खड्डा क्रिप्टो का होगा, चाहे वो खड्डा ऑनलाइन फ्रॉड का होगा, चाहे वो खड्डा साइबर क्राइम का होगा। अब आपने निर्णय लेना है कि आपने किस खड्डे में गिरना है, और अगर नहीं गिरना तो आपने क्या करना है। और खड्डे में ना गिरने की भी बहुत सारी अच्छी तरकीबें मौजूद हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज वो दौर आ गया है कि आप किसी को भी ट्रस्ट करना भूल जाइए। ऑनलाइन इकोसिस्टम एक बहुत विशाल ओशन, महासागर की तरह है, जहां पर बड़ी बड़ी मछलियां इंतजार कर रही हैं आपको खाने के लिए। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जो लोग इंटरनेट पर आपसे जो चीजें बातें कर रहे हैं उस पर आपने रिलाई नहीं करना जब तक आप खुद स्वयं उसको ऑथेंटिकेट ना करें। वेरीफाई खुद कर ले। वेरीफाई खुद करें। अगर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो करने से पहले जहां पे करना है वहां की तफ्तीश जरूर करें, डबल चेक कर ले, प्लेटफॉर्म को डबल चेक करें, किसके नाम पे करना है उस कंपनी की फिजिकल वर्ल्ड में आप वेरिफिकेशन कराएं। पता लगा कि आपको बताया जा रहा है बहुत बड़ी कंपनी है, आप अल्टीमेटली पते पर पहुंचे, पता लगा वहां पर तो सिर्फ दीवारें हैं, ना टेबल थी ना चेयर थी। तो वो वाला काम भी नहीं होना चाहिए। तो आज सेल्फिश हो जाए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स भी तो सेल्फिश है ना। वो एक पर्टिकुलर भाषा समझते हैं। हमें साइबर क्रिमिनल्स के साथ उसी भाषा में बात करने की जरूरत है। अगर वो सेल्फिश है हमें टारगेट करने के लिए, तो हमें सेल्फिश बनना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपनी ग्रीड को, अपनी लालच को, अपनी आंखों के ऊपर पर्दा नहीं डालना पड़ेगा। ये हमें जरूरी इंश्योर करना है। इसलिए प्लीज इंश्योर दैट डू नॉट बी सो ग्रीडी इनफ दैट यू स्टॉप लुकिंग एट रीजनेबल थिंग्स, यू स्टॉप लुकिंग एट रियलिटी पर से। और सपनों के महल सपनों में ही बनते हैं, हकीकत में नहीं बनते। अगर आप हवाई किले बनाते रहेंगे तो आपके हवाई किले एकदम हवा के साथ लुप्त हो जाएंगे। कोशिश करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है। जब तक आप पूरी तरीके से चारों ओर से सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, आपने ट्रांजैक्शन नहीं करना। जल्दबाजी में तो करना ही नहीं है। कोई आपको फोर्स करे आज करना है, इसी वक्त करना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे बोलिए मैं नहीं करता, मेरा जो उखाड़ना उखाड़ लो, पहली बात। दूसरी बात, डर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना। कोई आपको डरा दे कि साहब ऐसा नहीं करोगे हम तुम्हारा बैंड बजा देंगे, तुम्हारी पोर्नोग्राफिक वीडियो यहाँ छपवा देंगे, ये कर देंगे,
आपको हाथ जोड़ देने और आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि डर में, पैनिक में किया हुआ ट्रांजैक्शन अक्सर लॉन्ग टर्म पर महंगा पड़ता है। एंड बेसिकली बी ड्यू डिलिजेंस, मतलब अपने आप को साइबर सुरक्षा को हम लोग एक वे ऑफ लिविंग के तौर पर अडॉप्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम क्यों सोचते हैं कि हमारे पास तो लाइसेंस है कि अपने फोन पर हम जो कांड करना चाहें कर लें, लेकिन जब साइबर सुरक्षा की बात होगी तो वो सरकार करेगी। सॉरी, सरकार अपना काम कर रही है, बट आपने भी तो अपना काम करना है ना। आपने भी तो अपने डिवाइसेस पर इंश्योर करना है कि आप कुछ ऐसा कांड ना करें कि आप साइबर क्राइम के शिकार बन जाएं। सो यू विल हैव टू अडॉप्ट साइबर हाइजीन एज अ वे ऑफ लाइफ। हम लोग रोज उठते हैं, नहाते हैं, अपना शरीर को साफ रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। साइबर में भी ऐसे ही आप साइबर हाइजीन का इस्तेमाल करें। अपना डेटा लोगों के साथ शेयर ना करें। वो दौर ख़त्म हो गया कि साहब मेरा डेटा सुन के लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। वो दौर ख़त्म हो गया कि मैं बहुत सारे फॉलोअर्स को एकत्रित कर लूँगा। आज खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है और आप आईसीयू में जाके पड़ जाते हैं, तो आपके 5,000 ऑनलाइन दोस्तों में से शायद एक भी नहीं आएगा आपको देखने के लिए। ये हकीकत को रियलाइज करना ज़रूरी है। एक बार होलिस्टिकली हम देखेंगे तब हम पा जाएंगे कि ठीक है, हम लोगों को एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी व्यू पॉइंट से देखेंगे और इंश्योर करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव ना हो और साइबर क्राइम से बच सकें। नेक्स्ट साइबर क्राइम है लॉटरी स्कैम। आई थिंक ये सबसे पुराना और वर्ल्ड वाइड चलता हुआ आ रहा है। आपने लॉटरी टिकट नहीं खरीदी लेकिन आपकी लॉटरी निकाल देते हैं। देखिए, और ब्यूटी यह है कि भारतवर्ष में लोगों को लगता है कि उनकी लॉटरी निकल जाती है। एक तो हम सब लोगों ने लॉटरी को बचपन से देखा है, तो सबका एक ड्रीम है, एक सपना है कि साहब मेरी भी लॉटरी किसी दिन निकलेगी, बिना मेहनत के बहुत सारे पैसे आ जाए। बहुत से पैसे आ जाएंगे। लेकिन उस दिन की बात थी कि हमारे क्लाइंट को फोन आया कि जी आरबीआई ने आपको एक लॉटरी के लिए सेलेक्ट कर लिया है जी। और 50 लाख रुपए आपको दिन में ले जाएंगे। हमारा क्लाइंट बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, बाय द वे ये आप लिंक पर क्लिक कर लीजिए। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया। उनके खाते क्योंकि कनेक्टेड थे, खाते में जितने 5.5 लाख रुपए थे सारे के सारे उड़ गए। सारे उड़ गए। तो जब क्लाइंट हमारे पास आया तो हमने सब बात सुनी, तो मैंने उनसे पूछा आपने कभी आरबीआई को अप्लाई किया था लॉटरी के लिए? तो ही सेड नहीं। तो मैंने कहा आरबीआई आपको लॉटरी क्यों देगी? कहते हैं वो तो मैंने सोचा नहीं। तो मुझे लगता है वो जो सोचा नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करना पड़ेगा। हर चीज सोचनी पड़ेगी। अगर आपने लॉटरी का हिस्सा कभी बने ही नहीं, आप कभी लॉटरी अप्लाई ही नहीं करी, तो आपकी लॉटरी कभी खुल ही नहीं सकती। इस बात को समझ लेना है। लेकिन होता है ना, हम लोगों को लालच होता है चलो कहीं से मुफ्त पैसा आ जाए, हम आंखें बंद कर लेंगे, आने दो, देख लेंगे। बट वो देख लेंगे में ऐसा ना हो कि मेरी जो हार्ड अर्न्ड मनी है, वो कमाई है, वो भी साथ में लुप्त हो जाए। नेक्स्ट साइबर क्राइम है ऑनलाइन डेटिंग स्कैम जो है। क्या बात है। इसके अंदर जो लोग फंस रहे हैं, जिनके साथ उनके प्राइवेट वीडियोस बना लिए जाते हैं, उनको सेक्सटॉर्शन किया जाता है, या फिर लोगों को फेक फीमेल फ्रेंड्स या मेल फ्रेंड्स बन के उनसे मनी एक्सटॉर्ट किया जाता है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? आजकल इंडिया में हम लोग अकेले होते जा रहे हैं जी। क्या विडंबना की बात है कि हम लोग उस सभ्यता से हैं जहां पर वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं जी, कि पूरी दुनिया एक परिवार है। और आज यही हालत है कि एक परिवार में आज 5 अकेले लोग रह गए हैं। 5 अलग मोबाइल फोन्स पे लगे हुए हैं। अलग फोन्स पे, अलग दुनिया में, जी। अलग ट्रैजेक्टरी में घूम रहे हैं। और लाजमी सी बात है, अकेलापन होना तो सही है। और अब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है तो अकेलापन और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जादू की झप्पी है कि आपने जो बटन दबाया और आपने जादू की छड़ी घुमाई और आपकी सारी समस्याओं का निदान हो गया। और जब ये तब आपकी ओवर डिपेंडेंस हो जाती है एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तब आप और अकेले हो जाते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं। तो जब आप लोगों से दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक ह्यूमन नीड है कि आपको ह्यूमन वैलिडेशन चाहिए, साथ चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए। फिजिकली आप लोगों से बात कर नहीं रहे हैं तो एक ही विकल्प है, चलिए ऑनलाइन ढूंढते हैं। और ऑनलाइन आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको अलग अलग दोस्ती, अलग अलग डेट्स का प्रबंध करते हैं। तो ऑनलाइन डेटिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। लेकिन जब लोग ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स पर जाते हैं तो एक बुनियादी गलती कर लेते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली ये पुष्टि नहीं करते कि जिसके साथ डेटिंग कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति वही है या क्या वो लड़की वही है जो वो कह रही है वो है।
क्योंकि देखने में तो हर व्यक्ति दुनिया की सबसे खूबसूरत युवती नजर आती है, लेकिन रियलिटी तो यह है कि वो पता नहीं हो या नहीं। मैंने आज इतनी उसको सारी, क्रिएट किया जा सकता है। अरे आजकल एक बहुत सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, बहुत खूबसूरत मानी जाती हैं। आजकल ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स पे लोग उसकी तस्वीर अपने अकाउंट में लगा लेते हैं जी। और बाकी लोग एक्चुअली मान लेते हैं कि साहब वो उसी खूबसूरत मतलब उसी खूबसूरत एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत लगती है। तो लोग भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग पर ताला बंद कर देते हैं। ऑनलाइन स्कैम्स, खास तौर पर जब डेटिंग स्कैम्स हैं, उसमें फोकस ही ऑनलाइन वल्नरेबिलिटीज पर किया जाता है, ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज पर किया जाता है। आप इमोशनली लो हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप ढूंढ रहे हैं किसी को, और आपको ऑनलाइन एक नया दोस्त मिल जाए और वो दोस्त जो वही संगीत सुनाए जो आप सुनना चाहते हैं। अक्सर ये बहुत टू गुड टू बी ट्रू नजर आता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि साथ होगा, मैं शायद लकी हूँगा इसलिए मुझे ऑनलाइन इतनी बड़ी खूबसूरत अप्सरा मिल गई। लेकिन रियलिटी ये नहीं पता कि वहाँ अप्सरा है या राक्षस है जो इंतजार कर रहा है। हमारे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने, और बहुत प्रतिष्ठित क्लाइंट हैं, जिनकी वाइफ की कुछ देर पहले डेथ हुई, तो उनको डेटिंग का शौक आया, तो उन्होंने डेटिंग शुरू करी और उनकी उम्र करीबन है 48 साल। तो लाइफ के मैच्योर ईयर्स हैं और उनको डेटिंग करते करते करीबन उनको 22 साल की लड़की मिल गई और जिनके साथ उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। 22 48 साल के, 48, okay. 48 एंड 22, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 26 26 ईयर्स का डिफरेंस हो गया। सो बहुत देर डेटिंग हुई, फिर इश्क हो गया और फिर अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि चलिए जी मिलते हैं। अब ये हमारे जो क्लाइंट थे लगातार इंसिस्टेंट थे कि मिले मिले मिले। वो जी। लड़की हर वक्त कही जी आज मैं यहाँ बिजी हूँ, कल वहाँ बिजी हूँ। फाइनली फिर जब अल्टीमेटली अल्टीमेटम दिया गया कि साहब हम इस जगह पर मिल रहे हैं, तो हमारे क्लाइंट तो वहाँ पहुँचते हैं लेकिन वो लड़की नहीं आती। बाद में जब हम उस डेटिंग वेबसाइट पर जाते हैं और उनसे पूरी डिटेल्स मंगवाते हैं थ्रू लीगल प्रोसेस, तब पता लगता है कि वो अकाउंट तो लड़की के नाम पर है, लेकिन एक्चुअली इसको ऑपरेट करने वाला करीबन 65 साल का आदमी है अच्छा। जो ये कर रहा है। तो इमेजिन 65 साल का आदमी 22 साल की लड़की पोज करते हुए 48 साल के बंदे के साथ ऑनलाइन इश्क कर रहा है, ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है। जब अल्टीमेटली बात पूरी फंस जाती है तो बंदा रिगल आउट कर जाता है। सो मुझे लगता है कि देखिए, जब चीजें टू गुड टू बी ट्रू नजर आए तो एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू ही होती है। मतलब हमारे में क्या खास बात है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हमें मिलेगी दोस्त करने के लिए? ऐसी तो कुछ खास बात नहीं है। सिमिलरली मुझे नहीं लगता कि हम लोग की जो नाइविटी है हम उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। हमें लगता है कि साहब हमारी लॉटरी निकल गई, हमारा मुकद्दर बहुत अच्छा है, हमें ऑनलाइन दोस्त मिल गया। किसी भी ऑनलाइन दोस्त को आगे बढ़ने से पहले इंडिपेंडेंट फिजिकल वर्ल्ड में उसे मिलना जरूरी है, उसके बारे में पूछताछ करनी जरूरी है, उसको देखना जरूरी है। क्यों? क्या कि वही व्यक्ति है जो ऑनलाइन नजर आ रहा है? क्योंकि जो हो सकता है आप ऑनलाइन देख रहे हो, वास्तविक तौर पर वो व्यक्ति हो या ना हो, तो इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा है, हाई हो जाते हैं कि आप ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स के फ्रॉड बन जाते हैं, कि फ्रॉड के विक्टिम बन जाते हैं। आप ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स के विक्टिम बनने के बाद फिर आपको पश्चाताप भी बहुत होता है, यार मेरे साथ ऐसी बेवकूफ़ी हो गई, मैं कैसे फंस सकता था ऐसे? बट आप फंस हो गए ना। क्यों? क्योंकि जब वो दौर आया, वो समय आया, उस समय ने इंश्योर किया कि आपका दिमाग नहीं चलेगा। उस समय ने आपको कन्विंस कर दिया कि मेरे साथ दुनिया में जो अच्छी चीज़ है सब मेरे साथ होगी, किसी और के साथ नहीं होगी। तो आपने जो बेसिक अपनी ड्यू डिलिजेंस थी, सावधानी थी, वो बिल्कुल आपने नष्ट कर दी, उसको फॉलो नहीं किया, एंड लो एंड बिहोल्ड आप इस तरह के ऑनलाइन डेटिंग स्कैम के शिकार हो गए। नेक्स्ट साइबर क्राइम है फेक रेंटल लिस्टिंग्स। लोगों को ऐसी रेंटल लिस्टिंग्स दे दी जाती हैं जो घर एग्जिस्ट ही नहीं करते और उनसे रेंट ले लिया जाता है। जैसे आप नए सिटी में मूव कर रहे हैं या नए एरिया में मूव कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन अपार्टमेंट दिखा के या बहुत सुंदर सी फोटोग्राफ्स दिखा के आपसे कुछ एडवांस रेंटल ले लिया जाता है, जबकि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वो इसलिए हो पाता है कि हम भोले हैं, हम लोगों को विश्वास करते हैं, जो ऑनलाइन देखते हैं उसको विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें सिखा रखा है कि लोगों को विश्वास करो। लेकिन हमें समझना होगा वो दौर चला गया। जब माँ बाप ने हमें सिखाया था तो वो इंटरनेट से पहले का दौर था। आज ये दौर है जहाँ इंटरनेट हमें बताता है कि किसी भी चीज़ पर आप विश्वास ना करो जब तक आप इंडिपेंडेंटली उसके बारे में छानबीन ना कर सको। तो अगर मौके पर
प्रेमाइस एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्डिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उसका रेंटल क्यों देंगे? हाँ, सिर्फ वेबसाइट की फोटो देख के मन खुश हो जाएगा, वीडियो देख के मन खुश हो जाएगा, तो वीडियो फोटो तो आज एआई चुटकी में बना देता है। तो इसलिए मुझे लगता है लोग भोलेपन में अक्सर इस तरह के रेंटल फ्रॉड्स में शिकार हो जाते हैं। थंब रूल बड़ा क्लियर है। एक्चुअली जब हम छोटे होते थे, हमारे माँ बाप क्या कहते थे कि भाई किसी पर विश्वास ना करो, जब बाहर जा रहे हो स्ट्रेंजर्स को खास तौर पर ना विश्वास करो। तो मुझे लगता है वो प्रिंसिपल को वापस लाना होगा कि अगर आपने रेंटल किसी जगह का देना है, जाके मौका मुआयना करके आइए, देख के आइए वहां पर क्या चीज है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, वही है, कागज के साथ पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, तब आप रेंटल के पैसे दीजिए, वरना ना दीजिए। वेबसाइट पर किसी भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को देखते हुए पेमेंट देना खतरे से खाली नहीं है। ये उनके साथ बहुत होता है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये उन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और जाने से पहले अपने लिए एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, और उस कंट्री में जाने के बाद पता लगता है कि उन्होंने जिनको पैसे देते वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, वो अपार्टमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली हम लोग इंडिया से हैं, तो बचपन से हमको सिखाया गया है कुछ हो ना हो छत जरूर होनी चाहिए। जी। तो छत की तलाश में हम अक्सर बिना छत वाले टेंट में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि आज जब आप खास तौर पर बाहर जा रहे होते हैं, तो आपको या तो ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू जाना है, किसी भी अनाप शनाप बंदे के साथ जाना नहीं है, और अगर हो सके तो वहाँ पर फिजिकली जाके विजिट करना है, कोई भी पेमेंट करने से पहले, कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले। क्यों? क्योंकि आजकल पत्थर उठा लीजिए, हर पत्थर के नीचे कोई फ्रॉडस्टर बैठा हुआ है जी। ऑनलाइन में। आप एक कोने मुड़ते हैं, दूसरे कोने दूसरा फ्रॉडस्टर वेट कर रहा है आपको चूना लगाने के लिए, आपके पैसे ले जाने के लिए। तो इसलिए जब एक बार ये आभास हो जाए कि हम चारों ओर फ्रॉडस्टर्स के साथ घिरे हुए हैं ऑनलाइन इकोसिस्टम में, तो हम फूक फूक के कदम उठाएंगे। जब हम फूक फूक के कदम उठाएंगे, तब बहुत कम चांसेस होंगे कि हम साइबर क्राइम के शिकार होंगे। नेक्स्ट साइबर क्राइम में इसी के बारे में बात करेंगे, चैरिटी डोनेशन स्कैम्स। जी। यहाँ तक कि जब हम अच्छा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई डिजास्टर हुआ है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हुआ है या फ्लड आया है या अर्थक्वेक आया है, उस टाइम पे इतने सारे ऑफर्स आते हैं कि आप यहाँ पे डोनेट कर दीजिए ताकि वहाँ पे रिलीफ भेजी जा सके। वहाँ पे स्कैमर्स पहुँच जाते हैं, उनको ये भी नहीं लगता कि हम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, मतलब हम डोनेट करना चाह रहे हैं, और वो उस पैसे को भी लेके उड़ जाते हैं। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स की कोई कॉन्शियंस होगी, तब आप गलत उम्मीद कर रहे हैं। उनके पास कॉन्शियंस नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं। उनका तो एक ही ध्येय है, उनका एक ही रिलीजन, वो ये है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, उनको चीट करना है, उनसे पैसे लेना है। तो इमेजिन इस तरह के ऑनलाइन डोनेशन स्कैम्स भी आपने इंडिया में ज़्यादा देखे हैं, बाहर भी बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहे हैं। अक्सर ये नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर ज़्यादा हो जाते हैं। अब कुंभ के टाइम की बात ले लीजिए, लोग इस कुंभ में जाने में बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। जी। तो अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स शुरू हो गई कि साहब आप हमें डोनेशन दीजिए, हम आपको घर बैठे कुंभ की आरती कराएंगे, हम कुंभ के आपको दर्शन कराएंगे। लोगों ने पैसे दिए, और पता लगा पैसे तो चले गए और कुछ भी रिटर्न में आपको सर्विसेज नहीं मिली। साथ ही साथ अक्सर क्या होता है ना कि जब कुछ इमीडिएट नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उसी के संदर्भ के आसपास बहुत सारी टॉपिकल वेबसाइट्स खुल जाती हैं कि चलिए यहाँ एवलांच आ गया है, यहाँ पर बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए आप प्लीज़ डोनेशन दीजिए। और अधिकांश लोग क्योंकि इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, वो देखते नहीं कि डोनेशन मैं कहाँ दे रहा हूँ, संस्था कहाँ है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप किस पर्टिकुलर यूआरएल पर आप पेमेंट कर रहे हैं, और आप पेमेंट कर देते हैं। और अक्सर साइबर क्रिमिनल्स मस्त करते हैं। मुझे तो मालूम है कि एक पर्टिकुलर गैंग है साइबर क्रिमिनल्स का, जो खास तौर पर लोगों को उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बेसिस पर एक्सप्लॉइट करता है। उनसे डोनेशन कराता है उन्हें रिलीजियस कहता है कि सेंटिमेंट्स साहब पे। आज ये त्योहार आया है, इस त्योहार में ये प्रथाएं प्राचीन भारत में थी, हम आपके लिए ये प्रथाएं करेंगे, लेकिन उसके लिए आप इतना डोनेशन दे दीजिए। डोनेशन बंदे दे देते हैं सोचते हुए कि चलो जी प्राचीन वाली हम लोग ट्रेडिशंस करेंगे, पता लगता है कि वो गायब हो जाते हैं। और होता क्या है, ये बहुत जल्दी अपने ऑपरेशंस करते हैं। यानी कि आज त्योहार आया, आज तीज का त्योहार है, तीज से पहले उन्होंने एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनाई डोनेशंस के लिए, लोगों से डोनेशंस मांगी, तीन चार दिन ही वो वेबसाइट चलाई,
फिर वो वेबसाइट बंद कर दी, वेबसाइट भी गायब हो गई। वेबसाइट गायब हो गई, दूसरी लोकेशन से दूसरी वेबसाइट शुरू हो गई। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है, लेकिन अल्टीमेटली वो इंश्योर करना चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी उन तक ना पहुंच पाए, इसलिए वो 3-4 दिनों में भी अपनी वेबसाइटों को बदलते हैं। बल्कि आपने आज ऑनलाइन डोनेशन की, कल मन बना कि चलो यार और डोनेशन देते हैं, अब आ गए पता लगा वेबसाइट ही बंद हो रखी, एक्सेस ही नहीं हो रहा, वो संस्था नाम की चीज़ ही नहीं है, वो अकाउंट जो है किसी और का नाम पे। अच्छा, अधिकांश लोग क्या करते हैं जब ऑनलाइन डोनेशन देते हैं तो वो ये डबल चेक नहीं करते कि ये पेज अकाउंट किसका है, किसके जी। अकाउंट में पैसा जा रहा है। जी। अगर आप कोई संस्था को डोनेशन कर रहे हैं तो संस्था के नाम पे होना चाहिए, संस्था के रजिस्टर्ड एड्रेस पे होना चाहिए और संस्था का पैन होना चाहिए। पता लगता है लोग डोनेशन देते हैं एक संस्था ए को, लेकिन एक्चुअली वो जा रहा होता है रामश्याम जदू के अकाउंट में। जी। तो विद द रिजल्ट अधिकांश लोग क्योंकि केयरलेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है इतना नोबल ऑब्जेक्टिव है, हम किसी और लोगों की मदद कर रहे हैं, हम इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। उनको क्या पता कि साहब इंसानियत का तो आप फर्ज निभा रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स अपना फर्ज निभा रहे हैं कि आपको ठगना है, आपके पैसे लेने हैं और फिर उसी पैसे का दुरुपयोग करना है और चैन से नींद ले लेनी है। नेक्स्ट साइबर क्राइम की बात करते हैं, एसएमएस फिशिंग, जी, जो स्पेशली पैनिक क्रिएट करता है कि अगर आपने आज रात तक ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, या आज ही आपके सारे फ़ोन नंबर्स बंद हो रहे हैं, उस पर लिंक पे क्लिक कर दीजिए। इससे लोगों को कैसे अवेयर रहना चाहिए? लोगों को समझना है कि उन्हें झटके में कुछ काम नहीं करना। जी। अगर कोई भी एसएमएस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपके दिमाग में टाइम का प्रेशर डाल रहा है या आपको प्रेशराइज कर रहा है कि आप जल्दी कुछ काम करें, तो ये पहला संकेत है कि आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में फंसने वाले हैं। इसलिए जल्दबाजी में तो कुछ काम करना ही नहीं। बड़ी पुरानी कहावत है ना कि जल्दी से तो देर भली, और जल्दी जब होता है तो जल्दी शैतान का स्वरूप होता है। तो अगर आपने जल्दबाजी में कुछ काम कर दिया, पेमेंट कर दी, तो फिर वो पेमेंट कभी वापस नहीं आती। पहले आता था कि 9 बजे रात को आपकी बिजली बंद हो जाएगी, इस पर लिंक क्लिक करिए। फिर आना शुरू हो गया कि साहब ऐसा है कि अब महाकुंभ में आपने इतने पैसे नहीं दिए तो आपको आज रात से पाप लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो आप उसके लिए आपने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दे दिया, या आपको बताया कि साहब ये पर्टिकुलर रिलीजियस संस्था बन रही है, ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन हो रही है, आज रात को ही सबसे बड़ा फ्रेश मुहूर्त है, अगर आपने आज कर दिया तो अगले 7 पुश्तें आपकी जो हैं धन्य हो जाएंगी, इसलिए आप टाइम से दीजिए। लोग वो देते हैं। तो जब जब आपके दिमाग पर प्रेशर डाला जाए, वो इंडिकेशन है कि बॉस चीज़ गड़बड़ नहीं है। इसलिए आपके श्रोताओं को मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ जब कभी कोई आपको लगता है कि आपको ऊपर प्रेशर डल रहा है, कोई डाल रहा है या प्रेशर डल रहा है कि भाई ये काम जल्दी करो, एक समयबद्ध तरीके से करो, तो उस काम को फिलहाल मुलतवी कर देना चाहिए। उसको आप प्लीज पोस्टपोन इट, डिस्कनेक्ट एंड कम आउट एंड थिंक अगेन, क्या ये जरूरी था? अगर मैं आज ना करूं कल करूं, कोई आसमान गिर जाएगा? अगर इन सवालों का जवाब है कि आसमान नहीं गिरेगा, तो आप बिल्कुल सही तरीके, सही है जब आप पोस्टपोन कर रहे हैं। और देखिए, आपके मन में अच्छा काम करने की भावना है, करिए, लेकिन ठोक बजा के करिए ना, और सही लोगों के साथ करिए। अगर आप अल्टीमेटली करने तो चले अच्छा काम थे, लेकिन एक्चुअली आपने साइबर क्रिमिनल के जेबों को भर दिया, तो अच्छा तो नहीं, भगवान भी शायद आपको माफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ड्यू डिलिजेंस भी नहीं करी। हमारा कर्म क्या कहता है? हमारा कर्म कहता है कि साहब जो काम गलत करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, उनका साथ नहीं देना है। अगर आप अपनी लापरवाही से उन्हीं साइबर क्रिमिनल का साथ देंगे, उनको पेमेंट्स कर देंगे, तो जिम्मेवारी हमारी भी होगी, हमें आत्मग्लानि लगेगी, वी फील बॉस ये क्या हो गया। एंड समटाइम्स लोग कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो लोग जो भोले हैं उन्हें बताने की जरूरत है कि साइबर क्रिमिनल्स भोले नहीं हैं, साइबर क्रिमिनल्स शातिर हैं, उस्ताद हैं अपनी आर्ट के, और उन्हें हर क्षण पता है कि हर बदलते समय के साथ अपने अप्रोचेस को, अपनी मेथोडोलॉजीज को कैसे बदलना है, ताकि आपको वो लगातार टारगेट करते रहें, आप सस्पेक्ट भी ना करें, लेकिन आप उन्हीं के शिकार बन जाएं। नेक्स्ट साइबर क्राइम है यूपीआई फ्रॉड जी, इसमें स्पेसिफिकली जब लोग कहते हैं कि अगर आपको पैसे रिसीव करने हैं तो आप एक कोड स्कैन कर लीजिए या हमें 10 रुपए भेज दीजिए।
देखिए, कभी भी अगर आपको पेमेंट कहीं से आनी होती है तो कोई बंदा ये नहीं कहता कि साहब ऐसा है 10 रुपए भेज रहे हैं। ये 10 रुपए 100 रुपए वाली कहानी तो पहला ही बड़ा अलार्म सिग्नल होना चाहिए कि जी आज हम पैसे भेज रहे हैं, वापस कर देना, फिर हम आपको और भेज देंगे। भाई, अगर किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, भूल जाइए, उस पैसे को बिल्कुल वापस मत करिए। उसकी गलती थी, वो भुगतेगा। आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, आप निकाल के वो पैसा डोनेशन में कर देना, चैरिटी कर देना, फिजिकल वर्ल्ड में किसी गरीब को दे देना। लेकिन उस पैसे को रिटर्न ऑनलाइन वापस ना करना, क्योंकि जब आप ऑनलाइन रिटर्न करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे। वो जाल फेंकने का तो नया तरीका है ना कि साहब मछली को आपने दाना दिया, दाना दे के कहा जी दाना मैं वापस लेता हूँ। एक बार मछली वापस दाना देने आ गई तो आप मछली को छोड़ेंगे थोड़ी ना, मछली को तो आप कब्जा कर लेंगे, उसे मार देंगे। तो ठीक उसी तरीके से साइबर क्रिमिनल्स भी आपको टारगेट करते हैं। आई थिंक लोगों को अपने भोलेपन से बाहर निकलना पड़ेगा। और कभी भी पैसे रिसीव करने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना होता है। कभी भी किसी भी पैसा रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन बिल्कुल नहीं करना आपने। नेक्स्ट साइबर क्राइम इज फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। या तो लोगों को पैसे ले लेते हैं और प्रोडक्ट नहीं आता, या फिर उन्होंने जो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदा है उसकी जगह पर नकली प्रोडक्ट आ जाता है। या कई बार आप के प्रोडक्ट में ईंटें भी आती हैं। जी, आपने मोबाइल फोन खरीदा, सोप बॉक्स आ रहा है आपका। देखिए, अगेन वो आपको बेवकूफ बनाने के नए तरीके हैं। एक्चुअली क्या है ना कि साइबर क्रिमिनल्स हर बार एक नई तस्वीर बनाते हैं। उस तस्वीर में रंग नए भरते हैं, रंग देखने में बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रंगों के पीछे एक जाल है। अगर आप रंगों के पीछे जाल को देख लेंगे तो आप शिकार नहीं बनेंगे। खासतौर पर आजकल तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर आ चुका है। मुझे अभी पिज्जा चाहिए तो चाहिए, अगले 10 मिनट में चाहिए। अगर आप देते तो ठीक है, वरना ना सही। मेरे को आज रात को 2:30 बजे मुझे मूड आया है कि साहब इस प्रकार के जूते खरीदने तो अभी खरीदने हैं। तो जब हम इस मोड में आ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपनी ड्यू डिलिजेंस तो भूल ही जाते हैं। हमको जल्दी है कि बॉस ये खरीदना है। खरीदना है भाई, कहाँ से खरीदना है देखो तो सही। क्या ये वेबसाइट सही है या नहीं है? क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं? क्या ये किसी भी सशक्त या किसी भी प्रॉपर ब्रांड की है या नहीं है? और अगर ब्रांड की भी लगती है तो क्या ये ओरिजिनल यूआरएल है या नहीं है? तो अधिकांश लोग ये इस तरह की फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के शिकार हो जाते हैं जल्दबाजी में या प्रलोभन में। पता लगा साहब कि 10,000 के जूते हैं और ये जूते जो हैं ये 1,500 रुपये मिल रहे हैं। अब 10,000 रुपये की जूते आपको 1,500 रुपये में कौन देगा? लेकिन आपको कौन समझाए? आप उस टाइम नहीं सोच रहे होते, आप नहीं आपका समझते, दिमाग काम करना बंद कर चुका है। आपको लगता है कि मेरे से ज्यादा दुनिया भर में कोई लकी आदमी है ही नहीं। 10,000 के जूते मैं 1,500 रुपये में ले रहा हूँ। लो जी, हाथ के हाथ मैंने 5 पेयर ऑर्डर कर दिए। तो जो 50,000 की चीज थी मुझे 7,500 रुपये मिल गई। पता लगा कि 7,500 तो चले गए, वो जो 50,000 वाला जो आपका सो कॉल्ड सेविंग था उसकी जगह आपके यहाँ लॉस होना शुरू हो गया। सो अगेन लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस, constant believing what you're seeing. I think by and large things are very clear. इंटरनेट वो अब शराफत वाली दुनिया नहीं रही। आज इंटरनेट पर कदम कदम पर धोखा है, धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, अलग प्रकार के साइबर क्राइम्स हैं। और हर वो साइबर क्रिमिनल इंतजार कर रहा है उस एक क्षण का, उस एक क्षण पे जहां पर आपकी जजमेंट थोड़ी सी कमजोर हुई और आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। तो ऑनलाइन फेक वेबसाइट्स ठीक उसी कमजोर मोमेंट का वेट करती हैं और ये भी बहुत देर ऑनलाइन रहती हैं। कुछ देर रहती हैं, जितने लोग फंस गए, पैसे लिए, चंपत हो, वाइंड अप करो, अगली लोकेशन, अगला सर्वर, अगला ऑपरेशन। मुझे लगता है कि लोगों को समझना है, अगर लेना है तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत जल्दीबाजी ना करिए, सिक्योर वेबसाइट्स पर शॉप करिए, ट्रस्टेड ब्रांड्स पर शॉप करिए, ओरिजिनल यूआरएल्स पर जाइए, डुप्लीकेट यूआरएल्स पर मत जाइए। अगर आप किसी ऐप के द्वारा शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑफिशियल ऐप होनी चाहिए कंसर्न ट्रस्टेड पार्टनर की। कोशिश करनी चाहिए कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो प्लीज़ आप अपने साथ साथ अकाउंट्स पे नज़र ज़रूर मार लेंगे। यू मस्ट गेट एन SMS अलर्ट फ्रॉम द बैंक। क्यों? क्योंकि आजकल SMS अलर्ट तो बहुत सस्ते दामों में मिल रही है। हर ट्रांजैक्शन पे जब आपको SMS आ जाएगा तब ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा साहब मैंने ट्रांजैक्शन किया है या नहीं किया है। और अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो इवन मोर नेसेसरी है कि आप चुप नहीं बैठिए,
आप शोर मचाइए, रिपोर्ट करिए साइबर क्राइम, 1930 कॉल करिए, साइबर क्राइम जो रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहाँ पर रिपोर्ट करिए। पुलिस थाने जाना है, वहाँ जाइए, पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट पर जाकर वहाँ शिकायत करना करिए, लेकिन अल्टीमेटली सीख लीजिए। हर साइबर क्राइम के साथ साथ एक सीख की अपॉर्चुनिटी होती है, वो सीखना हमना बहुत ज़रूरी होता है। होता क्या ना, हम वो सीख वाली अपॉर्चुनिटी अक्सर खो जाते हैं। हमने कहा हो गया, चल हो गया, अगली बार नहीं होगा, पता लगा अगली बार फिर से हो गया। हमें ये देखना है कि चलिए हम साइबर क्राइम के शिकार तो हो गए, हमसे कहाँ गलती हुई, और हमें अपने आप को प्रॉमिस करना है कि हम ये गलती आज के बाद दोबारा आजीवन नहीं करेंगे। Once we make that promise to ourselves, then to a large extent we'll be reasonably secured from cyber crime. At least हम उस साइबर क्राइम के तो शिकार नहीं बनेंगे, नए प्रकार के साइबर क्राइम के फिर भी शिकार बन जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर दिन नई गलती करते चलो, कोई बात नहीं, बट इंश्योर करो कि पुरानी गलती हर दिन दोबारा रिपीट ना करो। हम इस एपिसोड से ये भी कहना चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों की गलती से भी सीखें और उन्होंने जो गलती की है वो भी रिपीट ना करें। बिल्कुल, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी की निशानी है। क्यों? क्योंकि अगर आप देख ही लो कि लोग इस तरीके से ठगे जा रहे हैं ऑनलाइन, और आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, थोड़ा सा इम्पल्सिविटी एक्टिविटी ना करें, इम्पल्सिवली ना करें, आप इंश्योर करें कि आप साइबर हाइजीन को अडॉप्ट करें, इंश्योर करें कि साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें, इंश्योर करें कि अपनी फाइनेंसेस पर कड़ी नज़र डाल के रखें, इंश्योर करें कि आप अननोन लोगों पर विश्वास ना करें, अननोन वेबसाइट्स पर विश्वास ना करें, इंश्योर करें कि जो कुछ करना है सोच समझ के। जल्दी क्या है, मुझे अपने आप से पूछना है, क्या जल्दी है? चलिए ऑफर खत्म हो जाएगा, क्या दुनिया कल खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो जब दुनिया नहीं खत्म होगी तो हमें क्या जल्दी है जल्दबाजी से ऑनलाइन काम करने में? ऑनलाइन एक ऐसा समुद्र है जहां पर अलग अलग प्रकार के मगरमच्छ बैठे हुए हैं, और वो मगरमच्छ इंतजार कर रहे हैं कि आइए और हम आपको खाते हैं। तो आपको और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, फूक फूक के कदम उठाना पड़ेगा, ताकि आप मगरमच्छ के मुंह में ना जाएं, उसका नया भोजन ना बने। जितने आप केयरफुल रह जाएंगे, ड्यूली डिलीजेंट रह जाएंगे, और जितनी बातें साइबर क्राइम की अपने घरों में करेंगे, अच्छी बात है। अगर आप साथ खाना खाते हैं अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, तो कोई भी साइबर क्राइम का जो मामला अखबार में लिखा है उसको आप छेड़ लीजिए, डिस्कस करिए। अच्छा क्या हुआ, ये ठीक था, नहीं ठीक था, उसको क्या करना चाहिए था, इसको क्या करना चाहिए था, उसके एक ना स्टोरी के तौर पर उसको बात करिए अपने बच्चों के साथ, और उनसे पूछिए क्या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकते थे, उसमें हुआ क्या। आप अपने परिवार में जितने सारे लोग हैं उनको थिंक करने के लिए विवश करेंगे। अच्छा यार, इसके साथ ऐसा भी हो सकता था, अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या होता, अच्छा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कॉन्स्टेंटली यू आर मेकिंग देम मोर अवेयर, यू आर मेकिंग देम मोर इंटेलिजेंट। और मुझे लगता है ये बिगेस्ट एम्पावरमेंट है। कानून हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भारत में कोई डेडिकेटेड कानून साइबर क्राइम को लेकर है ही नहीं। हमने केवल एक चैप्टर डाल रखा है साइबर क्राइम का आईटी एक्ट में, लेकिन वो चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव है नहीं। हम लोगों ने लास्ट टाइम अमेंड किया था सब 2008 में, आज 2025 हो गए हैं, 17 साल हो गए हैं। इस लॉ में कोई नए साइबर क्राइम हमने शामिल नहीं किए हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, वो भी आज आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि उसमें भी पूरा कवरेज साइबर क्राइम का नहीं है। साइबर क्राइम आज इतनी तेज रफ्तार से चल रहा है, तो कानून है, कानून में संशोधन करने की जरूरत है, लेकिन आप कानून का वेट ना करिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात करिए। जितनी जल्दी आप प्रोएक्टिवली अपने आप को, अपने डेटा को, अपने डिजिटल प्रेजेंस को प्रोटेक्ट करेंगे, उतना आप अपने आप को ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करेंगे, उतना आप ज्यादा साइबर सिक्योर रहेंगे, और अल्टीमेटली उतना ही आप ज्यादा साइबर रेजिलियंस की दिशा में आगे अग्रसर होंगे। एक लास्ट साइबर क्राइम और डिस्कस करते हैं, रिमोट एक्सेस स्कैम, जिसमें कि आपसे साइबर क्रिमिनल आपके लैपटॉप का या आपके फ़ोन का एक्सेस मांग लेता है ऐसे प्लेटफॉर्म से या ऐसे सॉफ्टवेयर से जो कि टीम व्यूअर या एनी डेस्क है। उसको हमारे को कैसे लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं देना है? हम पैसे जब अपनी जेब में होते हैं तो उसको ध्यान से रखते हैं, पर्स में रखते हैं या इंटरनल जेब में रखते हैं, और अंधाधुंध लोगों को नहीं देते, जितने पैसे देने उतने देते हैं। ठीक यही मानसिकता हमें अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस के लिए भी रखनी है। क्यों? अगर आपने अंधाधुंध होते हुए किसी व्यक्ति को एक्सेस दे दिया, रिमोट एक्सेस दे दिया, तो आपने अपने पूरे घर के ताले की चाबी उसके हाथ में दे दी।
वो चाबी के माध्यम से ताला खोलेगा, बिना बताए आपके घर से चीजें उठाएगा और और चंपत हो जाएगा। जब उसका मन होगा वो पैसे लेके चला जाएगा। एग्जैक्टली। सो ऑनलाइन तो आपने रिमोट एक्सेस देना ही नहीं है, थंब रूल ही है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता आप किसको दे रहे हो। चलिए, आपको पता भी लग गया किसको दे रहे हो, आपको ये नहीं पता जिस प्रोग्राम का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके अंदर घुस के क्या नुकसान पहुंचा रहा है, वो जी, किस प्रकार की सेंध लगा रहा है। चाहे वो कोई भी पॉपुलर नेम जो आपने बताए उन प्रोग्राम की बात एनीडेस्क, टीम व्यूअर, कितने भी ले लीजिए, कोई भी दूध का धुला यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये आपको प्रोग्राम्स फ्री में क्यों दे रहे हैं, कभी आपने पूछा? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपकी सिस्टम में घुस रहे हैं, आपका डेटा एकत्रित कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए ना, वो कहते हैं कि साहब हम आपका डेटा लेंगे, आप जब आप मुझे डाउनलोड करेंगे, मेरा यूज करेंगे तो मैं आपका डेटा लूंगा, और आप मुझे कॉन्सेंट कर रहे हैं कि मैं आपका डेटा ले लूं। तो मुझे लगता है आप आंखें खोलकर अपने घर में ट्रेसपास नहीं होने देना चाहिए आपको। जी, आपने ताला इसलिए लगा रखा है ताकि आपका घर सुरक्षित हो। आपने अपने डिवाइस को सुरक्षित रखा हुआ है, एंटीवायरस डाल रखा है, फायरवॉल डाल रखी है। अब आप उसी की चाबी रिमोट एक्सेस के माध्यम से किसी और को देने वाले हैं, तो आप इफेक्टिवली खतरे के कुएं में छलांग लगाने वाले हैं। और हो सकता है बहुत ज़्यादा लकी हो जाए, हो सकता है कोई चोट ना हो, लेकिन अधिकांश तौर पर हो सकता है कि चोट ज़्यादा होगी। इस रिमोट एक्सेस का मिसयूज करते हुए साइबर क्रिमिनल्स आपको टारगेट करेंगे, आपका डेटा लेके जाएंगे और आपको फिर साइबर क्राइम का एक नए स्वरूप की मैनिफेस्टेशन का शिकार बनाएंगे। चलिए, थैंक यू पवन दुग्गल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने सारे इंसाइट्स दिए, यू ओपन आवर आइज और इतना अवेयर किया। ये साइबर क्राइम तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जिस तरीके से आपने अलग अलग साइबर क्राइम्स की जिक्र किया है, मुझे लगता है कि ये साइबर क्राइम्स लगभग आपके श्रोताओं के जीवन का कहीं ना कहीं हिस्सा बन चुका है। हम जी। सब आइडेंटिफाई करते हैं, और मुझे लगता है आपके जैसे प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम जितना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैला सकें, जितनी कैपेसिटी बिल्डिंग फैला सकें, उतना ही उनके हाथों को और ज़्यादा सिक्योर और सशक्त कर पाएंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू।